नमस्कार आप सभी को। मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री एक ऐसा चैनल जहां पे हम क्लास 10 की पूरी साइंस यहां पे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे पहले वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं और आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। क्लास 12 की केमिस्ट्री भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लास्ट ईयर भी क्लास 10 सब कुछ पढ़ाया हुआ है और इस साल हम बहुत सारी अदर चीज भी लेके आए हैं। शॉर्ट्स है, रील्स है। अब देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। इस चैप्टर के भी बहुत सारे शॉर्ट्स हमारे पास हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है उसका नाम है वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी। वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी बेसिकली है क्या? यहाँ पे हम क्लास 10 की पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। क्लास 10 की भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ क्लास 12 की भी पढ़ रहे हैं। तो जो आपके सीनियर्स हैं आप उनको ये चीज भेज सकते हैं और अपने क्लासमेट्स को भी भेज सकते हैं, क्योंकि क्लास 10 का तो हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं, है ना, ऑब्वियस। चलिए, ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है। टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल जहाँ पे आज आप हमें देख रहे हैं, एंड थर्डली दैट कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का दैट इंस्टाग्राम एक पेज है, वहाँ पे भी आप जाइए। बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, बहुत सारे रील्स हैं बेसिकली। सो वहाँ पे भी आप हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए देख लेंगे, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे रील्स हैं, इन्फॉर्मेटिव रील्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस उसमें बना के डालें, एक बार जाइए देखिए। चलिए, आज जो हम चैप्टर आपके पास लेके आए हैं, वैसे तो आप थंबनेल से देख के समझ गए होंगे, हमारे पास जो आज का चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं यहाँ पे। इससे पहले, इस चैप्टर को करने से पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाला जो वीडियो है वो आप जाके जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, आज हमारे पास जो यहाँ पे अवेलेबल चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो जो जिन शब्दों से मैंने शुरुआत करी इस चैप्टर की, सेम यहाँ पे एनसीईआरटी में भी लिखा है। देखिए, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सीबीएसई है वो इसको रेफर कर रहा है, हम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है। हम कहीं ना कहीं रिफ्रेशर्स के पीछे, कोचिंग सेंटर के मॉड्यूल्स के पीछे भागते हैं। लेकिन पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप जो भी अंदर क्वेश्चन है वो लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे मिस हो जाती हैं और फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, चलिए, हमारे पास जो यहाँ पर चैप्टर का नाम है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, चलिए, यहाँ पर बेसिकली जिससे मैंने स्टार्ट किया था वही चीज यहाँ पे बोली गई है। प्रीवियस चैप्टर, जो पिछला चैप्टर है ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हमने ये पढ़ा कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है या वो कैसे बिहेव करता है। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि जब भी किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। सो यहां पे लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। एक इलेक्ट्रिक करंट कोई भी है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर वो एक वायर है, वो जो रहेगा वो बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के थ्रू हम यहाँ पे उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए, हमारे पास एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है उस बैटरी का, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ठीक है, और यहां से ये वायर से कनेक्टेड एक एमीटर के थ्रू, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करके देता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसमें हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट पास आउट हो रहा है। यहाँ पे हमने एक एक्स वाई एक वायर लगाया है, कॉपर वायर। ये एक्स और वाई के बीच में कॉपर लगा है, कॉपर वायर लगा हुआ है। तो कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक करंट जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे आपने यहाँ पे ABCD एक मतलब पेपर लगाया हुआ है, जो यहाँ पे लिखा है ना, एक पेपर लगाया हुआ है ABCD। इस ABCD पेपर को ऐसे बीच में आपने सेट कर दिया है, होल बनाया पेपर में, ऐसे करके सेट कर दिया। और जब भी पास में आप एक मैग्नेटिक निडल को लेके आएंगे तो जो मैग्नेटिक निडल है, मान लीजिए वो मैग्नेटिक निडल पहले सिर्फ ऐसे स्ट्रेट थी, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक निडल यहाँ पे आएगी वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी। क्लियर हुआ? सो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जब भी आप किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को ट्रेवल कराते हैं, जब भी आप किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को आप ट्रेवल कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कराने से, इलेक्ट्रिक करंट को ट्रेवल कराने से जो वायर है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके अंदर क्या आ जाता है बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। मतलब क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से निकल रहा है, इस वायर में से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है
ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड जाके टकराता है ये जो यहाँ पे आपके पास कंपास है, ये कंपास के भी मैग्नेटिक फील्ड से जाके टकराता है और इसके जो निडल है, निडल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। मतलब किसी भी वायर में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी दूसरे कंपास से जाके टकराती है और उसके बाद उसको भी डिफ्लेक्ट कर देती है, उसके अंदर वो कुछ चेंज लेके आ जाती है। ठीक है, यही बोलने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस है स्मॉल कंपास, एक छोटा सा कंपास लगाइए, सीधा पोजीशन इन द निडल, निडल की पोजीशन देखिए, पासेस द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। जैसे आप बटन दबाएंगे, ये की फॉर्म करेंगे तब ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास निडल। जो कंपास निडल है उसकी पोजीशन में आपको डेफिनेटली एक चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे द निडल इज डिफ्लेक्टेड, यस, हाँ निडल डिफ्लेक्टेड होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कॉपर वायर से गुजर रहा था, एक्स वाई जो कॉपर वायर है उससे गुजर रहा था, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट उस वायर के अंदर छोड़ के जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स? क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि जब मैग्नेट मूव करे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, चलिए इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक इफेक्ट एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट्स कैसे होते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये जो चीज है ये पॉसिबल है। मतलब अगर आप किसी भी चीज में इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर रही है, ये पॉसिबल है। यस, ये तो हमने पढ़ ही लिया, अभी एक एक्सपेरिमेंट भी ऊपर देख लिया। अभी सिमिलरली वो ये बोल रहा है कि अगर आप मतलब कहीं से भी अगर ऐसे समझें कि चार्जेस को अगर आप मतलब मैग्नेट को अगर आप किसी भी कॉइल के अगल बगल मूव कराएंगे तो क्या उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी या उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी? सॉरी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। क्या उस वायर के अंदर या उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी? तो हाँ, ये होता है ना। जो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा सा स्टार्ट किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताया। ठीक है, इन 1820 एक्सीडेंटली, है ना, उनको डिस्कवर करने गए थे। ही एक्सीडेंटली डिस्कवर, ठीक है, किसने किया बेटा? ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ये साइंटिस्ट का नाम है। ऑस्टेड साहब 1820 में एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि दैट जो मैग्नेटिक जो कंपास है ना, जो कंपास के अंदर निडल होती है, जो कंपास के अंदर की निडल है बेटा, वो एज अ मैग्नेट ही होती है। वो एक प्रकार की छोटी सी मैग्नेट होती है। ठीक है, वो मैग्नेट की मतलब जो वो मैग्नेट है या जो मैग्नेट के जैसी जो छोटी सी निडल है गेट डिफ्लेक्टेड। वो जो मैग्नेट है, छोटा सा निडल की फॉर्म में जो मैग्नेट है, वो निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है जब भी आप उसको इलेक्ट्रिक करंट के मतलब इलेक्ट्रिक करंट से पास हुए वायर के पास में रखते हैं। मतलब जैसे एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और एक कंपास आपने यहाँ पे रखा है। तो जैसे एक कंपास मान लीजिए, यही कंपास दूर है तो वो वायर ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाएगा कि हाँ एक करंट ऐसे यहाँ से ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस कंपास को मैं पास में लेके आऊंगा तो ये जो मैग्नेटिक निडल है वो ऐसा डिफ्लेक्ट कर जाएगी, दूर डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वायर के अंदर से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेट जो निडल जैसा जो मैग्नेट है, जो मतलब निडल के फॉर्म में जो मैग्नेट है, उससे जाके टकराएगी और उसका पूरा जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको हल्का सा चेंज, मतलब उसमें जो उसका डायरेक्शन है वो हल्का सा चेंज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, यही बोला जा रहा है। ऑस्टेड शोड दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमेना। इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है वो एक रिलेटेड फिनोमेना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी सच एज द रेडियो, टेलीविजन, फाइबर एंड ऑप्टिक्स, ये जो तीन चीजें हमने पढ़ी ये इसी बेसिस पे काम करता है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड एज ऑस्टेड इन हिज ऑनर। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका जो यूनिट है वो ऑस्टेड के नाम पे ही उनके सम्मान में दिया गया है, क्योंकि उनने इस चीज को डिस्कवर किया था। अब हम बेसिकली बात पे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखिए, मैग्नेट के अगल बगल का एरिया जहां तक मैग्नेट अपना अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा सकता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ये बार मैग्नेट हमने बेसिकली बनाया है, ये जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ना, ये बार मैग्नेट है। जो हमारे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट में से क्या होता है, जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड लाइंस होती हैं, मतलब मैग्नेट के अगल बगल एक ऐसा एरिया होता है जहां तक मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा सकता है,
उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इतना समझ में आ गया? मतलब आपने देखा होगा ऑब्वियस है कि मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट के पास में अगर कोई मैं मेटल लेके आता हूँ तो कुछ दूर अगर वो मेटल रखा है, मान लीजिए एक मैग्नेट यहाँ है, मेटल इतना दूर है, तो ये आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे इस मेटल को मैं पास में लेके तो फटाक से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैग्नेट की एक अगल बगल एक ऐसा एरिया होता है जहां तक मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। अब फील्ड लाइंस क्या होता है? फील्ड लाइंस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फील्ड लाइंस मतलब होता है, एक सेकंड ना, a compass needle get deflected when brought near a bar magnet। एक कंपास निडल डिफ्लेक्ट कर जाता है जब भी उसे हम बार मैग्नेट के पास में लेके आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब जैसे ये बार मैग्नेट यहाँ पे है, इसके पास अगर आप एक छोटा सा कंपास लेके आएंगे तो पहले मान लीजिए कंपास के में एरो का डायरेक्शन ऐसा था, लेकिन अब जो कंपास में एरो का डायरेक्शन है वो एरो का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कंपास में अब जो एरो का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो एरो का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, वही वो कहने की कोशिश कर रहा है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है बेटा? एक सेकंड है ना। A compass needle is in fact a small bar of magnet। जो कैंपस का निडल है, जो कंपास के अंदर ये जो छोटा सा निडल लगा है, ये एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है द एंड ऑफ द कंपास निडल अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड द नॉर्थ एंड द साउथ एंड। जो कंपास निडल जो का जो एंड होता है, दो एंड होता है ना, एरो ऐसे बनता है, उसमें एक एरो ऐसे लगा रहता है, ठीक है, और एक एरो कुछ ऐसा लगा रहता है। ठीक है, आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से उसको, तो एक जो जगह है वो नॉर्थ को दिखाता है, एक जगह जो है वो साउथ को दिखाता है, ऐसा। ठीक है, चलो इसके बाद द एंड पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। एक ऐसा एंड जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन देगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। अनदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। जो साउथ की तरफ रहेगा उसे साउथ पोल कहते हैं। यहाँ पे एक चीज है कि जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट यहाँ है, एक मैग्नेट यहाँ है, तो मैंने अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा और यहाँ पर साउथ पोल रखा तो इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल को बेटा रिपेल कर देगा, क्योंकि लाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे मान लीजिए साउथ को पास में रखेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल कर देगा। लेकिन इसी का अपोजिट मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। अगर मैंने ऐसा रखा हुआ है, एक सेकंड है ना, अगर मैंने ऐसा कुछ रखा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन लगा देंगे। एक दूसरे को क्या लगाएंगे बेटा? अट्रैक्शन का फोर्स लगा देंगे। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब लिखा है लाइक पोल रिपेल्स व्हाइल अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहा है? Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? अब एक भी कंपास को जब हम ऐसे पास में लेके आते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट की, तो वो डिफ्लेक्शन क्यों दिखाता है? क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से निकल रही है वो लिंक हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। किसकी मैग्नेटिक फील्ड? जो कंपास की मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो यहाँ बार मैग्नेट से जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो कंपास की मैग्नेटिक फील्ड से जाके ऐसे टकरा रही है और उसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसलिए ऐसा डिफ्लेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। अब दूसरी एक्टिविटी हम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी किस चीज के बारे में है वो जानते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है बेटा? ये कि आप एक काम कीजिए कि आप एक ऐसे पेपर लीजिए, ठीक है, उस पेपर में जो लिखा हुआ ना, एक पेपर लीजिए, ठीक, एक सेकेंड मैं इसको पकड़ लूं। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास जो एक्टिविटी है उसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लीजिए, ठीक है, और उसमें एक बार मैग्नेट लगा दीजिए उसके सेंटर पे, ठीक है, और ऊपर से स्प्रिंकलर, मतलब एक स्प्रिंकलर आता है छन्नी में ऐसे थोड़ा सा, आप ऐसे आयरन फिलिंग्स भी ले सकते हैं, वहां उसको लीजिए, आयरन फिलिंग को लीजिए और यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट के अगल बगल उस छन्नी से उसको छिड़किए। ठीक है, अब छिड़कने पे क्या होगा? जैसे कि आप सॉल्ट को स्प्रिंकलर से छिड़कते हैं ना, वैसे भी आप कर सकते हैं। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली। जो बोर्ड है आपके पास, उसको 2 मिनट ऐसे थोड़ा सा टैप कीजिए, है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा मुक्का नहीं मार देना उस पर कि मतलब सब ध्वस्त हो जाए, ऐसे नहीं, मतलब समझ रहे हो, ऐसे थोड़ा सा उसको टैप करना है, ऐसे उंगली से हल्का सा ऐसे मारना है। तो आपको आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे कि जो हमारे पास एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के ट्रैवल करके यहाँ साउथ पोल में जाके रुकती है, यहाँ से अट्रैक्ट होती है,
यहाँ पे जाके रुकती है, यहाँ से अट्रैक्ट होती है, यहाँ पे जाके रुकती है। देखिए ये पैटर्न आपको हर एक चीज में देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको हर एक चीज में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न हर एक जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ नॉर्थ पोल से, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाके रुकती है। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाके बेटा क्या होती है, वो एंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा। इन जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं बेटा हम लोग, एक सेकेंड ना, इन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मिनट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर हो गया, बात है समझ में। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइन का हम यूज करते हैं, उसको मतलब एक रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए, दिखाने के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्लियर हो गया, बात है समझ में। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइन का हम यूज करते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्लियर हो गया। चलो यहाँ देखो, एक सेकेंड। Why do the iron fillings arrange in such a pattern? उस पैटर्न में क्यों हुई, है ना? This pattern demonstrate, है ना? What does, ये पैटर्न हमें क्या दिखाता है? ये पैटर्न हमें ये दिखाता है जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट करता है एक रीजन ऑफ सराउंडिंग इन इट। वो अपने अगल बगल एक रीजन तक वो फोर्स लगा सकता है, वो अपना एरिया दिखाने की कोशिश करता है। द आयरन फिलिंग एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो आयरन फिलिंग गिर रही है ना, उस पर फोर्स लग रहा है, उस पर बल लग रहा है। कौन लगा रहा है उसमें फोर्स? मैग्नेट लगा रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग टू अरेंज इन अ पैटर्न, जो फोर्स लग रहा है वो उसको एक पैटर्न में अरेंज कर दे रहा है अपने आप। द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड is said to have magnetic field। उसके अगल बगल का जो भी एरिया, ऐसा जो भी रीजन मतलब स्पेस या एरिया, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और द लाइंस, ऐसी लाइन जो उस आयरन फिलिंग को, ठीक है, अलाइन कर रही हैं, उस लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस हम यूज करते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। आर देयर अदर वेज टू ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट? क्या बार मैग्नेट के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कोई और भी रास्ता है? यस, यू कैन ड्रॉ योरसेल्फ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ बार मैग्नेट। आप बार मैग्नेट का यूज करके भी ये काम कर सकते हो, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ठीक है, इजीली हो जाता है, वो पेन पेपर पे होता है पूरा, उसका एक अलग से प्रोसेस हो जाता है। कैसे करते हैं वो, ये यहाँ दिया हुआ है, बहुत लंबा थ्योरी है, 12.3। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ, या मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ वर्बली। आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उस पर बीच में एक बार मैग्नेट रखना है और बार मैग्नेट के अगल बगल पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मतलब ऐसा कुल मिला के एक पेपर लीजिए, तो बार मैग्नेट यहाँ रखिए और बार मैग्नेट जैसे रखने के बाद उसको पेंसिल से, मतलब बार मैग्नेट रखा है, पेंसिल से लगा लीजिए और नॉर्थ पोल और साउथ पोल उस पर बना लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक मैग्नेटिक नीडल का यूज करना है। एक बात समझिएगा, है ना। फिर आपको क्या करना है बेटा, आपको एक मैग्नेटिक बार का यूज करना है। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, चलो, एक बार मैग्नेट का यूज करना है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही मैंने जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, उस मैग्नेटिक नीडल को जैसे ही मैं रखूंगा तो मैग्नेटिक नीडल में जो एरोज हैं वो दिखाएंगे। एक तरफ ऐसा एरो आ जाएगा, एक तरफ ऐसा एरो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डॉट रखेंगे, फिर इस नीडल को उठाएंगे यहाँ से, इस नीडल को यहाँ से उठाने के बाद फिर मैं कंपास को यहाँ रखेंगे, फिर वो एक एरो दिखाएगा, फिर आप यहाँ पॉइंट बना देंगे, फिर इसको कंपास को उठाएंगे, कंपास को उठाने के बाद फिर आप उस कंपास को यहाँ रखेंगे, तो ये ऐसे पॉइंट दिखाएगा। तो आप ऐसे कर करके पूरा पॉइंट यहाँ तक बना लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ तक एक पॉइंट बना लेंगे, फिर उसको आउटलाइन कर देंगे। फिर उसको क्या कर देंगे बेटा, आप आउटलाइन कर देंगे और इस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस फील्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसको हमने कंपास की मदद से बना लिया है। ऐसे ही ये पॉइंट नीचे भी बनेगा, ये पॉइंट ऐसे ही कहाँ बन जाएगा बेटा, नीचे भी बन जाएगा। ऐसे ये पॉइंट कहाँ बन जाएगा बेटा, नीचे बन जाएगा,
ऐसे ही ये पॉइंट इसके ऊपर बन जाएगा, ऐसे ही ये पॉइंट और नीचे बन जाएगा, ऐसे ही ये बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। तो यही सब पूरा उसमें दिया हुआ है। आप बताइए ये कैसे बना, अब ये आप देख लीजिएगा आप। ठीक है, आप बार मैग्नेट लीजिएगा, स्कूल में आप ये ट्राई करके देखिएगा, प्रैक्टिकल में आपके जो टीचर्स हैं वो जरूर कराएंगे ये चीज। ठीक है, चलिए बन जाएगा आपसे ये पूरा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है वो हम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इज अ क्वांटिटी दैट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके पास डायरेक्शन भी है और क्वांटिटी भी है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ में जाता है। डायरेक्शन क्या है बेटा? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड कैसा है? कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड कैसा है वो समझता है। देखो, जो पास वाली फील्ड लाइंस होती है, जैसे मान लो ये वाली फील्ड लाइंस है जो पास वाली है, जो मैग्नेट के पास वाली फील्ड लाइंस है, इसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो स्टार्टिंग की 1 2 3 4 है ना, इनका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। और जो दूर वाली होती है इनका मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? कम होता है। जो पास वाली होती है यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। ठीक है, जो पास वाली होती है उनका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटता रहेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी बेटा? स्ट्रेंथ जो होगी वो धीरे धीरे घट जाएगी। क्लियर हो गया? तो वो यही बोल रहा था यहाँ पे, दैट बोथ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड। ठीक है, वो ये बोल रहा है जो भी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का इज टू बी टेकन द डायरेक्शन इन विच, उस डायरेक्शन में लेना चाहिए कि आप नॉर्थ पोल से उसको रखें नीडल को, और मूव्स इनसाइड इट, और वो जहां मतलब लगा रहे हैं वहां वहां उसको चलते रहने दीजिए। इट इज टेकन by convenient that the field emerges from north pole and emerges at the south pole। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाके एंड होती है। मतलब ऐसा कुछ है कि जो ये मैग्नेट आपने लिया है नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, जो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल पे जाके एंड करेगी। अच्छा, ये जो लूप है ना, ये लूप कभी बंद नहीं होता। ठीक है, मतलब जो कर्व है ये कंटिन्यूअस कर्व है, मतलब बाहर मैग्नेट के बाहर जो है ना ये चलता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये चलता है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस लूप है बेटा, ये लूप रुकेगा नहीं। मतलब मैग्नेट के बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, फिर साउथ से कहाँ जाता है बेटा? नॉर्थ आ जाता है। ऐसा तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक तो जा रहा है, फिर साउथ से कहा जाता है बेटा? नॉर्थ आ जाता है। ऐसा अंदर इनसाइड वाले में कहा जाता है साउथ से नॉर्थ आ जाता है। क्लियर हो गया? देखिए पढ़ लीजिए। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। साउथ पोल से कहा जाता है बेटा? नॉर्थ पोल तक जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक प्रकार का क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व मतलब क्या होता है? एक क्लोज पाथ है, मतलब एक जगह से उठाया दूसरी जगह गया और जुड़ा हुआ है पूरा। That's why it is known as a closed curve। ठीक है, अभी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, जो डिग्री है, ये मैं आपको पहले ही समझा दिया। जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड की, वो जितना पास रहेगा वो उतना स्ट्रॉन्गर रहेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पास पास में है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पास पास में है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा है। मतलब यहां पर अगर आप किसी भी छोटे से मैग्नेट को रखेंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन जल्दी हो जाएगा। वेयर एज अगर वही मैग्नेट आपने दूर रखा है तो दूर पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? कमजोर होता है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? कमजोर होता है। तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दूर वाला होता है अगर वो कमजोर होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वहां पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स ज्यादा नहीं लग पाएगा। द फोर्स एक्टिंग on the poles of another magnet place is greater where the fields are crowded। जहां पे फील्ड्स बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है, जहां पे फील्ड्स बहुत ज्यादा पास पास में होती है, वहां पर जहां पे फील्ड्स बहुत ज्यादा पास पास में होती है वहां पर फोर्स ज्यादा लगता है। जहां फील्ड्स मतलब दूर की बात कर रहे हैं, जहां फील्ड्स बहुत दूर दूर है वहां पे अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स नहीं लग पाता है। क्लियर हो गया? चलिए एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड अक्रॉस ईच अदर। इफ दे डिड it would mean that the point of intersection, the compass would
पॉइंट टूवर्ड द टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ये जो कर्व पाथ है ना, ये जो पाथ यहाँ से निकल रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, ये पाथ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकता। मतलब जो फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये दावे वाली बात है। अगर ऐसा मान लो कभी हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखा है, नो टू फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करती हुई नहीं मिलेंगी। वो गलती से यहाँ पे जो डायग्राम बनाते हुए मुझसे गलत हो गया, दोनों टकरा रही हैं, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स मैंने पहले से मिटाना चालू कर दिया था कि वैसे ऐसा पॉसिबल जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी वो समझा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, वो ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बन पाएगी, इसलिए नहीं बन पाएगी कि हर एक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। अगर हर एक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग है तो वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, और क्योंकि अगर वो दोनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर गई, तो वो दो अलग अलग डायरेक्शन को शो करेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो लिखा हुआ है, नन ऑफ द टू फील्ड लाइंस क्रॉस टू ईच अदर. If they did, it would mean that the point of intersection, the compass needle would point toward the two direction. मतलब जो मैग्नेट है वो दो डायरेक्शन में दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ही मैग्नेट में से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या कट नहीं करेंगी। क्लियर हो गया? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पहले प्रॉपर्टी क्या थी, वो नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल तक जाती है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है, मतलब चलता ही रहता है। मतलब बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाएगा, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ क्लोजनेस होगा, मतलब पास में जितना मैग्नेट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दूर जितना जाता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ये तीन चार प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर से कैसे आ सकता है, ठीक है, या कैसे जनरेट होता है, या ये फिनोमेना क्या है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, क्लियर हो गया? चलो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, उस बात को पहले पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये तो अभी आपने बहुत बार पढ़ लिया है सेंटेंस, अब उस सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं बार बार कि जब भी किसी वायर में से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रही है, क्योंकि वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, क्योंकि वो अपना कुछ एरिया तो बनाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जो एक्टिविटी 12.4 है वो एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत आराम से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास एक बैटरी का सोर्स है ना, ये बैटरी का सोर्स है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये फिर पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये प्लस है और ये माइनस है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, ये हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, करंट जा रहा है, ये की ऑन कर दिया तो करंट ऐसे ट्रेवल करेगा, करंट यहाँ से ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, और हमारे पास एक कॉपर वायर लगा हुआ है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कॉपर वायर हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, चलो जो कॉपर वायर हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, ये कॉपर वायर को हमने चार डायरेक्शन में बांट दिया। कितनी डायरेक्शन होती है, चार ही होती है, वैसे तो ज्यादा होती है, लेकिन ठीक है, मेनली हम कितनी डायरेक्शन पढ़ते हैं, चार, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो फिलहाल जो करंट चला आ रहा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। मतलब देखो ना, ऐसा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो करंट अभी कहां से आ रहा है, साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। करंट कैसे आ रहा है बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ करंट ऐसे चला आ रहा है। जब करंट बिल्कुल ऐसे सामने की तरफ चला आ रहा है, ठीक है, तो पहले जब स्टार्टिंग में था तो मैग्नेटिक नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था, मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल सीधा था। मतलब मैग्नेटिक नीडल ऐसा रखा था, देखो ये छोटा सा एक, आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक छोटा सा डायरेक्शन ऐसे सामने को ही बना हुआ है बिल्कुल, जो कि चेंज नहीं ला रहा है। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन जैसे ही आपने प्लग ऑन किया, आपने करंट दिया, करंट जैसे ही सामने से आने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड ने अपना डिफ्लेक्शन चालू कर दिया और वो ऐसे
नॉर्थ इधर दिखाने लगा और साउथ पोल इधर साइड को दिखाने लगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, जब भी करंट हमारे पास नॉर्थ से साउथ पे आएगा तो जो हमारे पास मैग्नेटिक निडल है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो ईस्ट की तरफ बदल जाएगा। देखो, क्योंकि नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब अगर करंट नॉर्थ से साउथ आ रहा है तो डिफ्लेक्शन जो था ना, वो डिफ्लेक्शन कहाँ दिखाएगा बेटा? ईस्ट की तरफ दिखाने लग जाएगा। डिफ्लेक्शन कहाँ दिखाएगा बेटा? ईस्ट की तरफ दिखाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अभी दूसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, बगल वाला देख लेते हैं ना। यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा बैटरी का कनेक्शन उलट दिया। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल उल्टा लगा दिया, जहां प्लस था वहां माइनस, और जहां माइनस था वहां प्लस लगा दिया, उल्टा कर दिया। वायर सेम है तो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। अभी एक बात समझना, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ। तो हमारे पास ये चार जगह आ गई। अभी क्या हो रहा है बेटा कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मतलब करंट जो है ना, वो साउथ से भाग रहा है नॉर्थ की तरफ। जब करंट साउथ से नॉर्थ है, पहले तो देखो जब करंट नहीं था तो ये वायर बिल्कुल ऐसा था। देखो नीले कलर का जो वायर है वो बिल्कुल सेम है। आप अपनी बुक में देखना थोड़ा अच्छे से, अगर प्रिंट अच्छा होगा बुक का जरूर दिखेगा। जो पहले वायर है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो वायर का मतलब जब करंट नहीं दिया था हमने, जब ये की ऑन नहीं किया था, मतलब जब करंट नहीं दिया था, तो मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल सीधा था। मैग्नेटिक नीडल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल सामने की तरफ दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें करंट दिया, तो करंट देने पर, इलेक्ट्रिक करंट देने पर जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर गया। और नीडल किस तरफ मुड़ेगा बेटा? नीडल वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। नीडल किसकी तरफ मुड़ेगा बेटा? नीडल वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। तो क्लियर हो गया? तो हमारे पास जो भी यहाँ पे कंपास है, कंपास में क्या होता है, जब भी करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है तो नीडल अपना डायरेक्शन जो होता है वो चेंज कर लेता है टुवर्ड्स ईस्ट। वो अपने डायरेक्शन को मिला लेता है। ठीक है, टुवर्ड्स कहाँ मिला लेता है बेटा? डायरेक्शन को ईस्ट की तरफ डायरेक्शन मिला लेता है। लेकिन जैसे ही करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, जैसे ही आप बैटरी बदलोगे, बैटरी का डायरेक्शन बदलोगे, करंट का डायरेक्शन बदलेगा, तो हमारे पास जो करंट है उसका डायरेक्शन कहाँ पे आ जाता है बेटा? वेस्ट की तरफ आ जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो a simple electric circuit which is straight copper wire placed parallel and over a compass needle, the deflection of needle become opposite when the direction of current is reversed। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे ही करंट का डायरेक्शन का बदला, जैसे करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ आ रहा था, वो ईस्ट की तरफ दिखा रहा है। जैसे ही करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बदल गई। करंट का डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है बेटा? बदल जाता है। करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन अगर आपने अपोजिट किया तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है बेटा हमारे पास? यहाँ पे दी हुई है एक चीज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उस स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आज हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एनसीईआरटी में ना बेसिकली होता क्या है कि आपको एक एक्टिविटी दे देते हैं, फिर एक्टिविटी का क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बाद में आपको उसकी थ्योरी बताई जाती है। तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन सही पढ़ने का एक पैटर्न ये भी है कि आप, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं फिर आप ये एक्टिविटी करें तो आप और अच्छे से कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे किताब में पैटर्न दिया है मैं उसी पैटर्न पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, टेक अप बैटरी, एक 12 वोल्ट की बैटरी लीजिए, एक रियोस्टेट लीजिए जिसमें आप करंट की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। बार बार रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एक एमीटर लेते हैं जो कि 0 से 5 एम्पियर तक का करंट को नाप सकता है। एक प्लग ले लेते हैं, एक कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं और एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ले लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट अ थिक वायर थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लो। ठीक है, मतलब एक सेटअप ऐसा तैयार कर लो। कुल मिला के एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, अरे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है ऐसे। ठीक है, और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट दे दिया यहां से, मतलब पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। एक रियोस्टेट लगाया है, रियोस्टेट मतलब क्या होता है बेटा? एक रेजिस्टेंस लगा दिया है
रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट की क्वांटिटी को फ्लक्चुएट करता है। या अगर रेजिस्टेंस को आपने मतलब कभी देखिए रेजिस्टेंस कैसे फ्लक्चुएट करता है वो समझाता हूँ। मतलब बेसिकली फ्लक्चुएट ऐसा वर्ड नहीं, तो फ्लक्चुएट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए पंखे के पास रेगुलेटर लगा होता है, जब आपको ज़्यादा करंट चाहिए होता है तो आप रेगुलेटर को ऐसे 5 पे कर देते हो, है ना। तो होता हो क्या रहा है वहाँ पे बेसिकली कि जब भी आपने रेगुलेटर घुमाया तो रेजिस्टेंस का क्वांटिटी कम हो गया। जब रेजिस्टेंस का क्वांटिटी कम हो गया तो करंट बढ़ा, तो स्पीड अपने आप बढ़ गई उसकी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे करंट की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए हम ये कह सकते हैं, करंट की क्वांटिटी को फिक्स करने के लिए या बार बार चेंज करने के लिए हम यहाँ पे रेगुलेटर का यूज करते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। हमने यहाँ पे जैसे ही बटन ऑन किया, अरे ये मीटर है, ये की है नीचे, जैसे ही बटन ऑन करोगे, बटन जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ से करंट आने लग जाएगा। जैसे यहाँ से करंट आएगा, ये करंट आएगा, ये करंट नीचे ऐसे फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो करंट ऐसे नीचे फ्लो करेगा। अब जैसे ही करंट नीचे फ्लो करेगा तो यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपास है वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड उठा के दे देगा। क्या दे देगा बेटा, वो उठा के आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। या तो आप कंपास रख लो, और यहाँ पे या तो आप वो जो है ना अभी बताया था आयरन जो फिलिंग है, आयरन फिलिंग को भी आप यहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज आपको यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। यहाँ आयरन फिलिंग बोला गया तो भाई आयरन फिलिंग डाल देना, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा थ्योरी है वैसे, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। अब जो आयरन फिलिंग आप डालोगे तो आपको वहाँ पे एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बेटा, वहाँ पे एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, कुछ ऐसा कि एक कॉपर का वायर है, देखो ये कॉपर का वायर दिख रहा है। अब इस कॉपर के वायर के अगल बगल हमने मतलब जैसे करंट दिया, जैसे इस कॉपर के वायर में हमने करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हमने इस कॉपर वायर में दिया, इस कॉपर वायर में जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट, अब ऊपर से नीचे दें या नीचे से ऊपर दें, कैसे भी दे दें, तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे हमने इसमें दिया और जो पेपर हमने यहाँ लगाया था उस पेपर में एक पैटर्न देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उस पेपर में आपको एक गोल गोल राउंड राउंड पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो पैटर्न यहाँ देखने के लिए मिल रहा है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये जो पैटर्न आपको रिंगिंग पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया, बात है समझ में। चलो यहाँ देखो, तो ये जो शीट है, इस शीट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने के लिए मिल रही है। इस शीट पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा गोल गोल आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर हो गया, बात है समझ में। तो या तो आप उसको निडल से भी कर सकते हो, या तो आप उसको आयरन फिलिंग से भी कर सकते हो, जिससे आपको ठीक लगे उस चीज से आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आखिरी में क्या लिखा हुआ वो समझ लेते हैं। अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, सो हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। मतलब एक सेंटर है, इसका एक सर्कल बना, फिर ये सर्कल बना, फिर ये सर्कल बना, अलग ऐसे सर्कल बनते जाएंगे, लेकिन सबका सेंटर सेम रहेगा, उसको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपको कंसेंट्रिक सर्कल मिलेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो वायर है उसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड है, द एरो इन द सर्कल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो एरो है वो एरो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, क्लोज अप ऑफ द पैटर्न ऑब्टेन, आपको एक बहुत क्लोज मतलब पास पास में रिंग वाले बहुत सारे पैटर्न आपको मिल चुके हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर जो आपके पास मेन चीज दी हुई है वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर आप चेंज करेंगे, अभी देखो आपने करंट कहाँ से दिया बेटा, ऊपर से दिया है करंट। अगर मैं बैटरी को चेंज कर दूं, ये क्वेश्चन शायद हो भी सकता है इन्हें दिया, लेकिन ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी है, जो फिनोमेना है ये मैं अपनी तरफ से भी आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये क्या करें कि बैटरी को ही उल्टा कर दें। बैटरी उल्टा नहीं मतलब ऐसे सीधी लगी तो ऐसे उल्टी लगा दी, नहीं, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो चेंज कर दे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पहले पॉजिटिव था, वहां पर नेगेटिव लगा दे, मतलब ऐसा, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा उल्टा कर दे सब कुछ, ठीक है। पॉजिटिव ये वाला फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट यहां से जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट यहां से जाएगा तो इधर से जाने पर यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी उल्टा हो जाएगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसे जा रहा था ना, ऐसे क्यूज वाली साइड से जा रहा था ऐसे, लेकिन अब पैटर्न भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं तो आपको पैटर्न भी उल्टा देखने के लिए मिलेगा, या पैटर्न भी मतलब चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया।
अभी यहाँ पर एक सेकेंड है ना, चलो एक सेकेंड, हाँ क्या दिया हुआ सुनो। What happened when the deflection of compass needle placed at the given point if the current of the copper wire is changed? To see this, vary the current in the wire. We find that the deflection in the needle also changes. जो deflection है needle का वो भी क्या हो जाएगा, change हो जाएगा. If the current is increased, अगर current की quantity increase करते हैं, the deflection also increases. Deflection भी बढ़ जाएगा. इट इंडिकेट्स दैट, ये इंडिकेट करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप करंट की क्वांटिटी को ज्यादा देंगे, अगर करंट की क्वांटिटी ज्यादा हो, जैसे मान लो 1 एम्पियर करंट पहले जा रहा है, तो पैटर्न जो होगा ना वो ज्यादा क्लोज नहीं होगा। अभी वही अगर आप 1 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर करंट देंगे तो पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा पास पास में मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएंगी। ठीक, चलिए ऐसा वो समझाने की कोशिश कर रहा है उसमें। ठीक है, यही बोल रहा है, फिर से देख लो। वो बोल रहा है कि निडल का जो डिफ्लेक्शन है, निडल का जो डिफ्लेक्शन है या जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास पास में हो रही हैं, अगर आप करंट की क्वांटिटी ज्यादा देंगे तो मैग्नेटिक निडल जो होगा उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, पहली बात, और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो भी ज्यादा पास पास में होंगी। क्लियर हो गया? चलिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल प्लेस एट अ गिवन पॉइंट करंट कॉपर वायर इज चेंज। टू सी दिस, ये देखने के लिए, द वेरी करंट इन द वायर वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द निडल आल्सो चेंजेस। ठीक है, आप करंट की क्वांटिटी को अगर बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ निडल भी क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। इफ द करंट इंक्रीज्ड, अगर करंट बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। इट इंडिकेट दैट, ये इंडिकेट करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, द टू पॉइंट इंक्रीज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। जैसे जैसे वायर में आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, द कंपास एज फारदेस्ट फर्दर पॉइंट, सॉरी फर्दर है वो, फर्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, ठीक, द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल डिक्रीजेस। मतलब फार्दर पॉइंट मतलब क्या होता है, फार्दर पॉइंट मतलब ये होता है, सुनो, ये जो कंपास आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इस वायर के सेंटर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, उससे कम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, उससे कम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, और P से भी ज्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट पर होगी, क्योंकि वो सेंटर से दूर है। दैट्स व्हाई सेंटर से दूर है, इसीलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा कम होगी। वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है, पढ़ लो एक बार। जो कंपास है वो फार्दर पॉइंट पे, जो दूर पॉइंट है फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर सेज एट अ पॉइंट Q पॉइंट पे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि डिफ्लेक्शन जो निडल का है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा दूर हो जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड produced by the given current in a conductor decrease as the distance from it increases। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक, चलिए, द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम द लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। मतलब पहले से क्या रहा था कि जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, मतलब ये वायर है, वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो पास वाला मैग्नेटिक फील्ड पास में होगा, जो मतलब ऐसे वायर के पास वाले जो एरियाज होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे छोटा छोटा होगा, छोटा छोटा छोटा। लेकिन जैसे ही आप दूर जाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड का गोला भी बढ़ने लग जाएगा। ठीक, ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहा है। चलो, यहाँ पे हम जो ऊपर वाली हमने थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी में कौन सा रूल लग रहा है वो रूल हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो रूल लग रहा है वो रूल कहलाता है राइट हैंड थंब रूल। मतलब राइट हैंड थंब से एक मतलब लॉजिक बनाया गया, एक रूल बनाया गया है। ठीक है, वो आज हमें पढ़ना है। कैसे समझेंगे उसको, ये मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए, राइट हैंड थंब रूल बेसिकली ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। सपोज दैट, मान लो कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे छू के रखा है, पकड़ के रखा है, और आप इसको अपने राइट हैंड से पकड़िए और ऐसे पकड़िए कि जो आपका थंब है ना वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाए। मतलब ये एक वायर है, वायर में करंट ऊपर को जा रहा है, तो मेरा थंब कहाँ रहेगा, ऊपर को, और जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं, मतलब करंट ऊपर जा रहा है लेकिन जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ से मेरी तरफ पीछे की ओर आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे अगर करंट ऊपर को जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड
ऐसे सामने से पीछे की तरफ मेरी तरफ आएंगी, मतलब आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही हैं। क्लियर हुआ? तो ये राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आप किसी भी, सपोज दैट, ऐसे पकड़ना नहीं है भाई, निकल लग जाएगा, इमेजिन दैट, ऐसा इमेजिन कर लो दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, एक सीधा कंडक्टर आपने पकड़ के रखा है जिसमें करंट है, ठीक है, इन द राइट हैंड, अपने राइट हैंड में, द थंब विल पॉइंट टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाता है। देन योर फिंगर विल रैप अराउंड, जब भी आपका उंगली मुड़ेगा, मतलब ये ऊपर की तरफ तो करंट दिखा रहा है और जिस डायरेक्शन में आपका उंगली मुड़ रहा है, जैसे उंगली ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रहा है ना, ऐसे सामने से पीछे की तरफ से उंगली मुड़ रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका उंगली उड़ेगा, द कंडक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक एज शोन इन अ फिगर, जैसा इसमें दिखाया है, इसी को हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर अगर ऐसे थंब ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा बेटा? पीछे की डायरेक्शन में आएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन ईस्ट टू वेस्ट, मान लो जो करंट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक, मतलब ऐसा मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसा कुछ है वो, ऐसा ईस्ट, ये वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है, करंट ऐसे भाग रहा है, एक सेकंड, करंट कुछ ऐसे भाग रहा है, ऐसे करंट इस तरीके से ऐसे भाग रहा है। ठीक है, अगर करंट ऐसे जा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, है ना, एंड द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। वो ये बोल रहा है कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आप ये बताओ। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, जो उसके नीचे है, और अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, और उसके अबव वाले पॉइंट के अब आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए, द करंट इज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, करंट ईस्ट टू वेस्ट है। अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अब एक बात समझना बेटा, देखो हमारे पास जो करंट है वो उधर को जा रहा है। देखो करंट कैसे जा रहा है बेटा, करंट इधर को जा रहा है, और करंट इधर को जा रहा है तो मैं थंब ऐसे रखूंगा, ये मेरा राइट हैंड है ना, इस हाथ से खाना खाते हैं, तो मेरा राइट हैंड उधर है तो मैं ऐसे थंब रखूंगा। ठीक है, थंब उधर गया, और जिस डायरेक्शन में मेरा फिंगर इन सर्कल होगा, तो करंट सामने को है, थंब सामने को है, जिस डायरेक्शन में मेरा फिंगर इन सर्कल होगा, फिंगर कैसे इन सर्कल हो रहा है, मतलब पीछे से आपकी तरफ जा रही उंगली, देख रहे हो, पीछे से आपकी तरफ उंगली जा रही मेरी, ऐसा, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर इन सर्कल हो रहा है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द वायर, ठीक है, turns clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from the east and anti-clockwise when viewed from the west। मतलब ये कहने का है कि ऐसा समझिए कि आपको जब ऐसे मान लीजिए करंट आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मैं ईस्ट हूं, आप वेस्ट हैं, करंट सामने की ओर जा रहा है, तो जैसे करंट अगर सामने की ओर गया तो आपको मेरा ये जो दिख रहा होगा हाथ, आपको जो मेरा हाथ ऐसे जाता हुआ दिख रहा होगा, ये जो उंगलियां आपको दिख रही हैं वो कैसे दिख रही हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही हैं। कैसे दिख रही है बेटा आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया था, और मेरी उंगलियां कैसे मुड़ती हुई दिख रही हैं आपको, मेरी उंगलियां आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वेस्ट की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, ईस्ट जहां से मैंने करंट दिया है यहां से मुझे मेरी उंगलियां क्लॉकवाइज मुड़ते हुए दिख रही हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। मतलब ईस्ट की तरफ से देखेंगे तो ईस्ट की तरफ से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा, ईस्ट की तरफ से देखेंगे तो कैसे दिखेगा बेटा, क्लॉकवाइज दिखेगा, और एक तरफ से देखेंगे मतलब वेस्ट की तरफ से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे दिखेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लियर हो गया? चलिए, बात अच्छी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आपको भी छोड़ रहा हूँ, आप खुद ही करके देख लीजिएगा, ड्रॉ कर लो यार। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सुनो, बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लगाओ, स्प्रिंकल कर दो उसके ऊपर आयरन नेल्स एक शीट के ऊपर, तो वहां पे बन जाएगी। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, पढ़ा दी हैं। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अभी बताया था कि एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन एक ही मैग्नेट नहीं दिखा सकता, दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए आज हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक जो है हमारे पास उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट
कैरिंग सर्कुलर लूप। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, वो सर्कुलर लूप हमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स दिखाता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बात समझिए। हमारे पास मान लीजिए कोई सर्कुलर अगर लूप है, तो सर्कुलर लूप में करंट कैसे जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। अब ये सर्कुलर लूप में भी यहाँ पर आपको राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा, वैसे नहीं तो जो थ्योरी है उससे समझ लेंगे, कहीं ना कहीं से तो समझ में आ ही जाएगा आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको नहीं होगा, जब और ज्यादा थ्योरी नहीं क्लियर होगी तो राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा मैं लगा के बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है बेटा, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस produced around a current carrying straight wire. Suppose the straight wire is bent in the form of circular loop and current is passed through it. मतलब मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, मेरे पास शायद यहाँ पे है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास पहले स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट वायर हो सकता था, अब वही स्ट्रेट वायर एक सर्कुलर लूप में आ गया है, तो आपको ये मानना है कि जो वायर पहले स्ट्रेट था अब वो सर्कुलर लूप में कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक, अब सर्कुलर लूप में जो करंट है वो करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, जहां से मैंने पेन पकड़ा हुआ है, सॉरी। चलिए, इस सर्कुलर लूप में जो करंट है मेरे इस वाले हाथ की तरफ से आ रहा है और इस वाले तरफ से लीव आउट कर रहा है। ठीक है, चलिए मैंने बता दिया, इसको रख देता हूँ, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास करंट यहां से एंटर कर रहा है, करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से लीव आउट कर रहा है करंट। तो एक जगह से एंटर करेगा, दूसरी जगह से लीव आउट करेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस फ्रॉम इट। वो ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर के अंदर जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते थे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती थी। यहाँ पर ऐसा मतलब थोड़ा सा होने के चांसेस नहीं है। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बी बिकम अ लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। जैसे ही हम वायर से दूर जाएंगे वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो थोड़ी सी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क ऑफ दिस बिग सर्कल वुड दैट अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। कुछ देर बाद यही जो वायर है ये सेंटर पे हमें कैसा दिखने लगेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने लग जाएगा। सेंटर पे कैसा दिखने लग जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा देखने के लिए हो जाएगा। ठीक है, every point on the wire carrying current would give rise the magnetic field appearing as a straight line at the center of the loop। वही बोल रहा है कि every point, हर एक पॉइंट पे, मतलब इधर जो भी हमारे पास ये वायर था, इस वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपको एज अ स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ से जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले में भी एक बार राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेट, देखो मान लो ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, बेटा समझना है ना, मान लो करंट मेरे इस वाले हाथ से जा रहा है ना, इस वाले हाथ से मेरा करंट जा रहा है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, करंट ऐसे गया तो करंट इधर गया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जाएगी। देखो मतलब आपके तरफ से मेरी तरफ को आएगी, आपकी तरफ से मेरी तरफ को आएगी, ऐसा है ना, क्लियर हो गया। चलो अभी नीचे की तरफ देखेंगे, तो नीचे की तरफ जब करंट यहाँ से लीव आउट करेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी, मतलब ऐसे करंट ऐसे गया तो मेरे तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ जा रही है, देखो ऐसा ऐसा। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है क्योंकि ये पकड़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल तो जो करंट है वो इधर है, देखो सुनो मेरी बात सुनो, करंट इधर है तो यहाँ पे देखो करंट ऐसे जा रहा है ना, लीव आउट कर रहा है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ से आपकी तरफ जा रही है। ठीक है, चलो एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वो ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे तो बन जाएगी, तुम्हें एक बात समझना है, यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, जब करंट यहाँ से इंटर करेगा तो ऐसे जाएगा और ऐसे करके, मतलब अंदर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मतलब ऐसे, ये अंदर से ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा सेम, यहाँ पे भी अंदर से बाहर की तरफ आएगी। ऐसे ही जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाते जाओगे ना, यही आपको वायर आपसे लूप दूर बड़े बड़े लूप बनते हुए दिख जाएंगे।
लूप ऐसे बड़े बड़े बनते हुए दिख जाएंगे आपको, ऐसे लूप बड़े बड़े बनते हुए दिखेंगे। क्लियर हो गया? जो सेंटर है ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी आपको, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या लिखा है? बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल हम लगाएंगे सेम वहां पे। इट इज वेरी इजी टू चेक एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। जो लूप के अंदर वायर है, हर मतलब लूप के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रही है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक, चलिए इस रूल को हम मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। मतलब अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसा एक स्क्रू कैसे कसना है, मतलब ऐसे कस रहा है ना, मतलब ऐसे, तो एक स्क्रू अगर है हमारे पास, अगर वो स्क्रू को अंदर भेजना है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट अंदर की तरफ है तो आपका जो हाथ भी है ना, जो वायर भी है ना, वो अंदर की तरफ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा घूमेगा? आपकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक, और अगर मैं उसको खोल रहा हूं ना, मतलब अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये आपको स्क्रू कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। पढ़ लेना एक बार अच्छे से। देखो, we considered ourselves driving a screw in the direction of the current। मान लो स्क्रू को हम अंदर खींच रहे हैं, मतलब ऐसे स्क्रू लगाते हैं ना, नट लगाया ही होगा। नट जब भी हम लगाते हैं ना बेटा कहीं, जैसे मान लो मैं नट ऐसे लगा रहा हूँ, तो मेरा जो हाथ है अंदर जाएगा, और ये जो पेन है ना, ये जो स्क्रू है, ये भी अंदर जाएगा, ऐसे अंदर जाएगा। तो फिलहाल मेरा जो हाथ है, फिलहाल जो मेरा हाथ है, मतलब जब करंट अंदर की तरफ है, करंट जब अंदर की तरफ है, तो मेरा हाथ फिलहाल कैसा है? मेरा हाथ फिलहाल बेटा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देखो ऐसा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना मेरा हाथ। लेकिन जब मैं स्क्रू को निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये कैसा घूम रहा है? देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है हमारे पास, जो कि यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है वो समझ लेते हैं। The magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly proportional to the current passing through it। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज्यादा आप करंट देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल टर्न्स, अगर मान लीजिए सर्कुलर कॉइल में टर्न्स है, सर्कुलर कॉइल में टर्न्स होने का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक तरफ से इनपुट है और दूसरी तरफ से आउटपुट है। अब इसी में नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब ये जो गोला है 5-6 बार है। ये गोला कितनी बार है बेटा? 5-6 बार है, या हो सकता है 500 बार है। तो जैसे मान लो पहले मैग्नेटिक फील्ड, अगर जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी 0.2, तो 50 लूप लग गए। 50 मतलब इंटू 50 से कर दो भाई, 50 गुना बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास 5 to 10। ठीक है, ये आ जाएगा 5 to 10। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 10। क्लियर हो गया? बात है समझ में? चलो Here there is a सर्कुलर कॉइल, जहां पे भी सर्कुलर कॉइल है, अगर n टाइम्स है सर्कुलर कॉइल, मतलब अगर 5 बार कॉइल है, 6 बार कॉइल है, 8, 10, तो उतना गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? इफ this is because the current in each circular coil has turned in the same direction, the field due to each turn then just add up। मतलब कहने का ये है कि जो करंट है वो हर एक वायर में जाएगा और उतने ही टाइम से बढ़ जाएगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड उतने गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक ही देखिए डायग्राम आपको बना के बताया है, शायद आपको जो ऊपर वाला दिया है उसका थोड़ा सा 3D वर्जन आपको इसी में समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए किया क्या है यहाँ पे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक ये बैटरी लगाई हुई है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा अंदर और इस वायर में ट्रेवल करेगा। और ये पेपर लगा दिया है, पेपर पे स्प्रिंकलिंग छिड़क दिया है, या तो फिर आप समझिए कि आपको यहाँ पे निडल लगा के दिखा दिया है। तो देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन आप देखिए कैसा है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप डायरेक्शन नोट कीजिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कैसा डायरेक्शन बेटा? एंटी। देखिए बेटा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, एक सेकेंड देखो उसको, ऐसे आ रहा है, ऐसे देखो ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे पड़ता है ना, 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दो, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर देखो है ना, जहां से करंट लीव आउट कर रहा है, जहां से करंट लीव आउट, देखो यहाँ से तो करंट एंटर किया, जब एंटर किया तो देखो ऐसा करंट ऊपर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है। देखो ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है, तो कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा, मतलब यहां से करंट ऊपर गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, चलो, और यहाँ पे जैसे ही करंट नीचे आएगा तो कैसे मूव करेगा बेटा? क्लॉकवाइज। देखो ये ऐसे, इधर ऐसे 12, एक सेकंड है ना, बताओ आराम से।
ये 12 बज रहा है, देखो ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे 12 1 2 3 ऐसे करके ऐसे ऐसे मूव करेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। तो ये एक जगह क्लॉकवाइज है, एक जगह एंटी क्लॉकवाइज। बीच में क्या है, बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। बीच में क्या है बेटा, बीच में बिल्कुल क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। तो इस कॉइल के, तो जो मैंने कॉइल बनाया था, कॉइल के बीच में से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वही यहाँ पे जो एक्टिविटी आपके पास 12.6 है, ये 12.6 एक्टिविटी में वही बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इन अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड में कैसा होता है ये हम पढ़ेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप लोग भी जितना मैंने पढ़ाया है वीडियो को पीछे करके जो भी आपको नोट करना है वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एक मिनट मैं फिर से ले लेता हूँ। चलो 1 2 3 स्टार्ट। चलिए अब हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक क्या है, दैट दिया हुआ है कि मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। मान लीजिए एक हमारे पास सोलेनॉइड है। अब बेसिकली आप पहले पूछेंगे कि व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है। देखिए हमारे पास एक कोई भी कॉइल जिसमें कॉपर वायर को रैप कर दिया हो राउंड राउंड, उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। एक सेकेंड में आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो चीज हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें जो कॉपर का वायर है ना, ये रैप किया गया है राउंड राउंड इसमें। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एज अ सोलेनॉइड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एज अ सोलेनॉइड बोलेंगे। यहाँ जो कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर इसमें रैप्ड है। एक साइड यहाँ से हम क्या करेंगे, या इस यहाँ से जो वायर इसको निकालेंगे और एक वायर जो यहाँ से जा रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। और इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए। बेसिकली ये इंसुलेटेड नहीं है, लेकिन ये इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब भी कुछ इस तरीके से हम रैप करेंगे तो उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। अच्छा, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसको हम रैप कर रहे हैं और जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को डाल रहे हैं या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्ट करेगा एज अ बार मैग्नेट। अब कैसे करेगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारे पास जो सोलेनॉइड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एक सेकेंड, यहाँ पे खाली जगह मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए जो हमारे पास सोलेनॉइड है ना बेटा, वो सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से बनता है। एक सोलेनॉइड, एक वायर लिया कॉपर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब उसके ऊपर पीवीसी का कोटिंग हल्का सा चढ़ा हुआ होना चाहिए, और उस कॉपर वायर को ऐसे रैप किया। रैप करने के बाद उसमें हमने एक बैटरी लगाई, और बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे करंट प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, अब जो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल था, वो राइट हैंड थंब रूल हम यहाँ पे हर एक प्रेजेंट वायर के हर एक टर्निंग पे लगाएंगे। मतलब समझिए, जो एक टर्निंग हमारे पास यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे जब देखिए यहाँ से करंट जाएगा, जब यहाँ से करंट जाएगा, तो जब यहाँ से करंट जाता है तो यहाँ पर इस पॉइंट से, एक मिनट, इस पॉइंट से इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही जो हमारे पास टर्न है वो टर्न ऐसे बनेगा। देखिए एक और टर्न बनेगा, तो जो इस टर्न का बॉटम वाला पार्ट है ना, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पे भी मतलब हर पॉइंट पे इसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा, जनरेट हो रहा है। ऐसे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढेर सारा जनरेट हो रहा है। ऐसे करके अब आगे बढ़ाते जाइए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बनता जाएगा। हर जगह ऐसे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एट लास्ट जब आप इस सारे मैग्नेटिक फील्ड को ज्वाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए एक लेयर ये गई, एक लेयर ये गई, ऐसे जब आप सारे मैग्नेटिक फील्ड को आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हर एक पॉइंट से
जो नया मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसे बिहेव करेगा, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड जैसा बिहेव करेगा, जैसे नॉर्मली बिहेव होता था। और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ ऐसे ट्रेवल करेगा। मतलब ऐसा सुनिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाता है। कहाँ बेटा? इनसाइड, अंदर ही अंदर वो कहाँ से कहाँ जाता है बेटा? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। और नॉर्थ से साउथ कहाँ जाता है बेटा? आउटसाइड मतलब बाहर, मतलब ये मैग्नेट के बाहर कैसे जाएगा? वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल। और वो अंदर कैसे जाएगा? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया? चलिए एक सेकंड रुकिएगा। अब हमारे पास आगे यहाँ पर दिया हुआ है इसका पूरा, जो भी हमको सोलेनॉइड के अंदर पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है? जो भी अभी मैंने बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही चीज आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन में मिल जाएगी। A coil of many circular tone insulated copper wire wrapped closely in a shape of cylinder is called solenoid। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सोलेनॉइड कहते हैं। मतलब आपको कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करना है बहुत ज्यादा लंबे पैटर्न में, उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन अ फिगर। जो फिगर में जैसा दिखा है, इस डायग्राम में जैसे दिखा है, वैसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है। क्लियर हो गया? चलिए, द पैटर्न ऑफ द फील्ड विथ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार, इसका जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न जैसा मैग्नेट के में से निकले हुए, जो बार मैग्नेट में से निकले हुए पैटर्न है, सेम पैटर्न दोनों का होता है। ठीक है? चलिए, यस दे आर सिमिलर। One end of the solenoid behaves as a magnetic north pole and other behave as a magnetic south pole। एक जो पोल होता है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, एक जो पोल होता है वो साउथ पोल की तरह काम करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हुई हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं आउटसाइड में, और जब इनसाइड की बात करते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। ठीक है? चलिए, the field inside the solenoid are in the form of the parallel straight line that indicate the magnetic field as the same as the point inside the solenoid। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द सोलेनॉइड भी क्या रहती है? सेम रहती है। और जैसे बाकी अदर आपने देखा था, जैसे अभी आप सर्कुलर कॉइल इससे पहले वाले देख रहे थे, उसमें भी जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन जाती है वो बिल्कुल सीधी होती है। जो सेंटर वाली लाइन होती है ना बेटा, देखो वो बिल्कुल एकदम सीधी होती है हमारे पास। ठीक है? चलिए, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। Thus the field is uniform inside the solenoid। क्योंकि जो सोलेनॉइड है, जो उसके अंदर जो गैप है, जो आप होल देख रहे थे, जो गैप है, गैप के अंदर भी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे होती है बेटा? यूनिफॉर्म रहती है। तो यहाँ पे आपको फील्ड लाइंस दिख रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच में। क्लियर हो गया? चलिए, a strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of material like soft iron when placed inside the coil। मतलब जो कॉइल मैंने अभी आपको दिखाई, इसी कॉइल के बीच में अगर मैं कोई मेटल रख दूं या आयरन का पीस रख दूं, सॉफ्ट आयरन का पीस रख दूं, तो वो क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है? एक सेकेंड, जो हमारे पास यहाँ पे जो रैप्ड कॉइल है, इस रैप्ड कॉइल के बीच में, इस जो बीच वाले जो हॉलो पार्ट है ना बेटा, ये जो हॉलो पार्ट है, इसको हटा के मैं यहाँ मेटल रख दूं, तो मेटल क्या बन जाएगा बेटा? वो मेटल जो बीच वाला पार्ट है, जो सॉफ्ट आयरन है, वो भी क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है? वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, मैं दिखाता हूं आपको। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक आयरन की कील ली हुई है, और इस आयरन की कील में हमने यहाँ पे जो कॉपर वायर है ना, आप देख सकते हैं जो कॉपर वायर है, इसको बांध दिया है। जब भी मैं इन वायर्स के थ्रू इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा, किसी भी छोटी सी बैटरी से मैं लगाऊंगा अगर इसमें, तो जैसे ही मैं इसके अंदर करंट दूंगा, ये जो पूरा लोहा है, वैसे तो सॉफ्ट आयरन नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये लोहा है ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट। सो जो भी आप सोलेनॉइड यूज कर रहे हैं, सोलेनॉइड के जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है जिसमें आप मतलब जिस वायर में आप करंट दे रहे हैं और जिसमें वो रैप्ड है, सो जो ये बीच वाला पार्ट है, जो लोहा जिसमें आपने लगाया हुआ मिडिल पार्ट में, ये पूरा का पूरा एक्ट करेगा एज अ मैग्नेट। ठीक है? चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बीच में भी। तो जो सोलेनॉइड के बीच में मैंने यहाँ लोहा लगाया हुआ था, जो मैंने कील लगाई हुई थी, वो कैसा काम करेगा बेटा? एज अ मैग्नेटिक मटेरियल काम करने लग जाएगा, जैसे कि सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म की हुई है इस चैप्टर की। ठीक है? चलिए, शॉर्ट्स में डलवा दूंगा, आप उसका लिंक मैं डलवा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है? चलिए, यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। कंसीडर अ सर्कुलर लूप वायरिंग लेइंग
a plane in the table, let us the current pass through the loop, ठीक है, आप लूप में से करंट पास होने से apply the right hand rule लगा के देखो to find the direction of the magnetic field, ठीक है, आप करके देख लेना, जो लूप बनाना है उसकी तरह एक लूप बनाइएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। एक मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन की गिवन यूनिफॉर्म, आपको डायग्राम बनाना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग, वो ये बोल रहा है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड में, कहाँ पे बेटा, सोलेनॉइड करंट कैरिंग, मतलब जो सोलेनॉइड का बीच वाला पार्ट था, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का जो बीच वाला पार्ट है, जो होल वाला पार्ट है, यहाँ पर कितना रहेगा, ठीक है। सो ये क्या रहेगा बेटा, सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स में क्या रहेगा, एक जगह सेम रहेगा। क्लियर हो गया, चलिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो अंदर जीरो होगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो होती तो जो आपका मतलब लोहा मैंने लगाया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनता है ना। डिक्रीज एज वेल एज मूव, एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो डिक्रीज कर जाएगा एंड में जाने पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमको एक नया टॉपिक दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा, कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दूं, मतलब पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट है। हॉर्सशू मैग्नेट में बेटा जिसके पास ऐसे दो पोल होते हैं और वो ऐसा रहता है कुछ। मान लीजिए मेरे पास है कि हॉर्सशू मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल है, इसमें साउथ पोल है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में एक रॉड लगी हुई है बेटा, इसके बीच में से रॉड जा रही है। तो रॉड जो है ना वो इसके बीच में जा रही है। मैं बनाऊं कैसे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। जो रॉड है ना बेटा, एक सेकंड रुकना ना, एक सेकंड रुकना। जो रॉड है वो रॉड इसके बीच में से जा रही है। जो रॉड है, एक सेकंड, जो रॉड है वो इसके बीच में से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। वो जो रॉड है वो रॉड इसके बीच में से ट्रेवल कर रही है, ठीक। चलिए, और यहाँ पर मैंने इस वायर में जो रॉड है ना, ये जो रॉड मेरे पास है, एक सेकंड, जो रॉड मेरे पास है, इस रॉड में मैंने दे दिया है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस रॉड में मैंने क्या दे दिया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट दिया इस रॉड पे मैंने, तो ये जो रॉड है ये रॉड मूव करने लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा नॉन कंडक्टर सब्सटेंस लगाया है और इसको मैंने बांध दिया है एक स्प्रिंग के साथ, ठीक है। एक स्प्रिंग के साथ मैंने इसे बांध दिया है, एक सेकंड रुकना बेटा ना, मैंने एक स्प्रिंग के साथ इसे बांध दिया है, एक सेकंड, मैंने एक स्प्रिंग के साथ इसे बांध दिया है। यहाँ पे मैंने इसको एक स्प्रिंग के साथ ऐसे बांध दिया है, ठीक है। जब मैं इसको स्प्रिंग के, थोड़ा सा ही गलत हो गया, एक सेकंड रुकना, हाँ कलर ये है शायद, हाँ सही है। चलो इसको मैंने स्प्रिंग के साथ यहाँ पे ऐसे बांध दिया है। चलो इसको मैंने एक स्प्रिंग के साथ यहाँ पर ऐसे बांध दिया है, ठीक है। अब क्या होगा सुनो, जब भी मैंने इसको यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग के साथ बांधा, तो स्प्रिंग के साथ बांधा होगा क्या, सुनो, जब भी आप किसी, ये जो रॉड है, रॉड पे आपने क्या दे दिया, करंट दे दिया। जैसे आपने रॉड में करंट दिया और यहाँ पे मैग्नेट है, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मतलब ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रेवल करेगी बेटा, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करेगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल। नॉर्थ पोल से कहाँ ट्रेवल करेगी बेटा, साउथ पोल। सुनो ऐसा है कि आपने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है ऐसा, इस मैग्नेट के बीच में रख दिया एक रॉड, समझ में आ रहा है, इस मैग्नेट के बीच में क्या रख दी, रॉड। ऐसा है ये डायग्राम, कैसा बेटा, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल, देखो ऐसा, ये वाला नॉर्थ पोल हो गया, ये वाला साउथ पोल हो गया, ऐसे रखा है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये नॉर्थ बाद का है, साउथ पहले का है। इसके बीच में वायर रखा है, वायर के अंदर करंट है, वायर के अंदर क्या है बेटा, करंट है। जैसे इस वायर में मैं करंट दूंगा तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर से लिंक होगी, इसके अंदर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर से लिंक होगी। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही इस वायर से लिंक होगी, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से लिंक होगी, तो ये जो वायर है ना, या तो ऊपर मूव करेगा या तो नीचे मूव करेगा। मतलब ये जो वायर है या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के
जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं रखूंगा तो वो कंडक्टर क्या करेगा बेटा, अपने आप मूव करने लग जाएगा। वो कंडक्टर क्या करेगा बेटा, अपने आप मूव करने लग जाएगा। वो चीज आज हमें यहाँ पे पढ़नी है इस पूरे सब्सटेंस के, सॉरी, इस पूरे एक्सपेरिमेंट या इस पूरी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, इस पूरे टॉपिक के अंदर। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक एक्टिविटी यहाँ पे प्लान की हुई है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज जो पहले इनने अपना मतलब ज्ञान बांटा है वो ज्ञान ले लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए, द फील्ड सो एक्सर्टेड फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक प्लेस इज विंसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, वो कंडक्टर में जाके लग जाती है। जो एम्पियर साहब थे उनने सजेस्ट किया दैट मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब सुनो, एक मैग्नेट है, मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। मैग्नेट में से क्या निकलेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगी ना, ऐसे। और ये जो कंडक्टर है इसमें करंट आ रहा है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी कंडक्टर में आप करंट प्रोवाइड करते हो तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो ये जो रॉड है मेरे पास, ये जो लटक रही रॉड है, ये भी मैग्नेट हो गया, ये भी मैग्नेट है। और ये जो दिख रहा है हॉर्स, ये तो मैग्नेट है ही। जब दोनों मैग्नेट आप रखी हुई है यहाँ पे, जो दोनों मैग्नेट है, तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे क्या डालेंगे बेटा, इफेक्ट डालेंगे। दोनों मैग्नेट क्या करेंगे, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड से भिड़ जाएंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भिड़ेगी तो ये जो आपका वायर है, जो आपका रॉड है, ये रॉड क्या करने लगेगा बेटा, ये रॉड मूव करने लगेगा। ये रॉड क्या करने लगेगा बेटा, मूव करने लगेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू हम देख सकते हैं। अब ये एक्टिविटी पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये एक्टिविटी आपको पहले ही समझा दी। करना क्या है इस एक्टिविटी में, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए आपके पास यहाँ पर हमने एक रॉड लिया है, इस रॉड में करंट दे रहे हैं। इस रॉड में क्या दे रहे हैं, इस ए बी रॉड में हम क्या दे रहे हैं बेटा, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस ए बी रॉड में जैसे ही मैंने करंट प्रोवाइड किया, इस ए बी रॉड में जैसे ही मैंने करंट प्रोवाइड किया, ठीक है, इस ए बी रॉड में जैसे ही मैंने करंट प्रोवाइड किया तो ये जो रॉड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इस रॉड में क्या आ गई बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है, FIELD। इस रॉड में बेटा क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और ये जो मैग्नेट है इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। जैसे ही ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगी तो यहाँ पर जो मेरे पास रॉड है, रॉड मूव करना चालू कर देगी, रॉड चलना चालू कर देगी। तो आपने बेसिक चीज पढ़ ली, ये तो आपने बेसिक चीज 3-4 बार मैंने अभी तुरंत ये बता दी, ठीक है। अब सुनो, मान लो अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं, मतलब पहले बैटरी पॉजिटिव यहां लगा था, नेगेटिव यहां लगा था, मतलब करंट यहां से जा रहा था। तो मान लो हो सकता है ये जो मतलब जो रॉड है, मान लो हो सकता है, ऐसा मान लो 2 मिनट के लिए, ये हो सकता है ये रॉड ऐसे अपवर्ड मूव कर रहा होता। ऐसा मान लो बेटा 2 मिनट के लिए कि ये रॉड अपवर्ड, अभी देखेंगे कैसा मूव करेगा, वो भी बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो। मान लो ये रॉड अपवर्ड मूव कर रहा होगा, लेकिन अगर मैंने करंट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, मतलब बैटरी जो मैंने लगाई है ये बैटरी अपोजिट लगा दी। ये बैटरी कैसे लगा दी बेटा, अपोजिट लगा दी। अपोजिट लगाने का क्या मतलब है, अपोजिट लगाने का मतलब है कि यहां लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल, यहां लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये 2 टर्मिनल हमारे पास आ गए, ठीक है। तो अब करंट उल्टा जाएगा, करंट यहां से जाएगा। तो करंट अगर यहां से जा रहा है तो जो सुनो, पहले मान लो ये वायर ऊपर जा रहा था, अभी वायर कहां जाएगा, नीचे जाएगा। वायर कैसे जाएगा बेटा, नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा तो जो मोशन है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब पहले वायर ऊपर जा रहा था, अब वायर कहां जाएगा, नीचे जाएगा। इसमें एक चीज आप और कर सकते हो, जैसे अब आपने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो आप क्या करो, आप फिर से मैग्नेट का भी डायरेक्शन चेंज कर दो। जैसे अभी नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर उधर है, तो आप क्या करो, जैसे आपने बैटरी चेंज की, ठीक मान लिया, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ नेगेटिव लगा दिया, बहुत बढ़िया काम किया। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। चलो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो वायर ऐसे अपना जो रॉड है वो ऊपर उठ रहा था, अब वो ऊपर नहीं नीचे रहेगा। लेकिन मैंने मैग्नेट का भी डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये नॉर्थ कर दिया, ठीक है, और ये मैंने साउथ कर दिया। तो जैसे अगर मैंने अपोजिट डायरेक्शन लगाई, जैसे मैंने इसका डायरेक्शन बदला, तो डायरेक्शन बदलने पर
जैसे ही मैंने मैग्नेट का डायरेक्शन बदला फिर से जो रॉड ऊपर की तरफ भाग रहा था अब वो फिर से ऊपर की तरफ भागने लगेगा, क्योंकि बीच में जब जैसे ही बैटरी का डायरेक्शन चेंज किया वो नीचे आ रहा था, अब वो फिर से कहाँ जाएगा बेटा, अब वो फिर से ऊपर की तरफ भागने लग जाएगा, और फिर से कहाँ भागने लग जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ वो मूव करने लग जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो एक्टिविटी में यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए अननेसेसरी, सो दैट यही चीज इसमें है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे लिखा भी होगा, हो सकता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज अबव एक्टिविटी सजेस्टेड दैट द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब पहले अगर रॉड ऐसे ऊपर मूव कर रही थी तो रॉड की डायरेक्शन मतलब रॉड पे नीचे फोर्स लगेगा, रॉड नीचे मूव करने लगेगी। कब? जब करंट का डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे, मतलब जो बैटरी आपने लगाई थी इस बैटरी का डायरेक्शन अगर आप चेंज कर दोगे, पहले प्लस उधर था तो अब क्या करो, प्लस इधर कर दो और माइनस इस साइड कर दो, तब। ठीक, क्लियर हो गया। चलो आगे। द कंडक्टर इज रिवर्स। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर मैं फील्ड का डायरेक्शन चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे वर्टिकली डाउन बाय द इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब मैं फिर से जो मतलब मैं चेंज लेके आया हूं, पहले जो रॉड ऊपर जा रही थी वो नीचे जाने लगी क्योंकि मैंने बैटरी का डायरेक्शन चेंज किया। सिमिलरली मैं उसका डायरेक्शन फिर से चेंज कर सकता हूं अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को पलट दूं, मतलब जहां साउथ पोल था वहां नॉर्थ पोल कर दूं, जहां नॉर्थ पोल था वहां साउथ पोल कर दूं, तो भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट, फिर से ये देखा गया कि द डायरेक्शन अगर ऐसा करने पर, मतलब जो अगर मैं वही मैंने जो बोला वही उसने फिर से बोल लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर मैं मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो फिर से ये देखा जाएगा कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द करंट कैरिंग रॉड इज रिवर्स, फिर से वो रिवर्स हो गया है। शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो किस चीज पे डिपेंड करता है? फोर्स जो है, फोर्स जो रॉड का हिलना है वो फोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है? वो फोर्स डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वो किस पर डिपेंड करता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कुल मिला के जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है मतलब फोर्स कहां लग रहा है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, इन दोनों चीज पे वो डिपेंड करता है। चलिए आगे क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दो चीज पे वो डिपेंड करता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो ये कह रहा है कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट राइट एंगल पे है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी राइट एंगल पे है, उस समय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट, उस समय फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। मतलब अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर लग रहा है और करंट अगर इधर बगल में जा रहा है ना, ऐसे ये राइट साइड में जा रहा है, मेरे से राइट साइड में जा रहा है, तो इस समय जहां कहीं भी फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, उससे ज्यादा फोर्स नहीं लग पाएगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ऊपर वाली लाइन है ऐसा मान लेते हैं 2 मिनट, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मेरे पास उंगली है ये मान लो करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस कंडीशन में जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स थंब से लगता है, मैं बताऊंगा अभी। तो वो फोर्स जो भी लगने वाला है वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कब लगेगा बेटा मैक्सिमम फोर्स? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मेरे पास करंट है इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस कंडीशन में जो फोर्स है, जो थंब है, जो मोशन है, जो फोर्स है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स मैक्सिमम कब होता है? जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एकदम 90 डिग्री का एंगल हो। चलिए ठीक है, इतना मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास हम कंसीडर करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है फ्लेमिंग्स का? आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं इसको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है बेटा? देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मतलब होता है जब भी आप अपनी 4 फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर, ठीक है, और थंब
तीनों को आपस में परपेंडिकुलर रखते हैं। देखो ये अगर ये उंगली तुम्हारी तरफ जा रही है, ये वाली उंगली ऐसे इधर को भाग रही है और थंब मेरा ऊपर को जा रहा है, तो तीनों में देखो 90 डिग्री। देखो ये आपस में 90 डिग्री, ये देखो ये आपस में 90 डिग्री और ये भी आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, सो ये भी आपस में 90 डिग्री बना रहा है, मतलब हर एक जो है वो आपस में 90 डिग्री बना रहा है। तो जब भी हमारा जो फोर फिंगर है, ये जो फोर फिंगर है बेटा, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। फोर फिंगर किसको दिखाता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। जो हमारा मिडिल फिंगर है वो करंट को दिखाता है। मान लो जैसे एक एग्जांपल है, इस पूरे रूम में जैसे मान लो एक नॉर्थ पोल नीचे रखा है, साउथ पोल ऊपर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी ऊपर। ठीक है, मान लो एक वायर है, ये जो मान लो ये वाला वायर है, इस वायर में करंट इधर है, इस वायर में करंट ऐसे सामने को जा रहा है। ठीक है, इस वायर के अंदर बेटा करंट कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सामने। तो ये वायर कहाँ मुड़ेगा? ये वायर मेरी तरफ मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका थंब मेरी तरफ खुल रहा है। या ऐसा समझो कि ये जो वायर है इस पर वही सेम चीज, ये जो वायर है इस पर करंट ऊपर की तरफ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, करंट इस तरफ को जा रहा है। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में आपका थंब खुल जाए, अभी जो थंब है ये मेरी तरफ खुल रहा है, देखो ये जो थंब है ये मेरी तरफ खुल रहा है, तो जो इस वायर पे लगने वाला फोर्स है वो वायर कहाँ आएगा? मेरी तरफ आएगा। वायर किस तरफ आएगा बेटा? ऐसे मेरी तरफ से मूव करेगा, ऐसा गोल गोल। ठीक है, चलिए, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हम अगर देखा जाए कि अगर हम अपने स्ट्रेच करें, तो बेटा क्या लिखा हुआ है? अगर हम स्ट्रेच करें, किसको स्ट्रेच करें बेटा? स्ट्रेच योर थंब। ठीक है, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करो, तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। तीनों आपस में कैसे हो बेटा? परपेंडिकुलर हो। ठीक, चलिए तीनों को ऐसा स्ट्रेच करो कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब जो फोर फिंगर है, ठीक है, ये पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, या ऐसा समझो फोर फिंगर तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। ठीक है, करंट, ये मिडिल फिंगर करंट को दिखाता है, मिडिल फिंगर ऐसे करंट को दिखा रहा है। मतलब सुनो, इस बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तुम्हारी तरफ, इस बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है कैमरे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई। करंट मान लो जो रॉड मैंने रखी है, वो रॉड में करंट इस तरफ को है, इस तरफ रॉड रखी है, मतलब रॉड में करंट इस तरफ को, जो भी मैंने रॉड रखी है उसमें वायरिंग ऐसी है कि उसका करंट इस तरफ जा रहा है, तो करंट ऐसा किया। अब थंब मेरा कहाँ खुलेगा? देखो थंब नीचे तो खुल नहीं रहा, थंब कहाँ खुलेगा? ऊपर। मतलब जो वायर है ये कहाँ मूव करेगा बेटा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये जो वायर बेटा, ये वायर कहाँ मूव करेगा बेटा? ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक, चलिए, सो जो हमारा फोर फिंगर है वो करंट को दिखाता है, जो मिडिल फिंगर है वो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, मिडिल फिंगर करंट को दिखाता है, और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाता है, मतलब फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड था। तो द सेकेंड फिंगर इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड व्हेन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, वो कंडक्टर की फोर्स को दिखाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ आगे? द डिवाइस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो डिवाइस यूज, मतलब जो डिवाइस दैट यूज, ऐसा डिवाइस जो यूज करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, माइक जो होता है उसको बोलते हैं, एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे इसी डिवाइसेस को, दोनों चीज़ों को यूज करके अपना डिवाइस बनाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब पहले आपके सिलेबस में था, राइट नाउ ये सिलेबस में नहीं है। ठीक, चलिए, अभी नहीं तो हम इससे पहले जब हम लोग पढ़ाते थे तो एनसीईआरटी की बुक्स में ये सब था। पर्सनली मुझे ये बिलीव होता है दैट एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। मतलब जो सीबीएसई बोर्ड है वो बेसिकली अपना सिलेबस कम कर रहा है। सो जो यहाँ पे कंटेंट है 10th क्लास के लिए, पहले बहुत अच्छा खासा कंटेंट हुआ करता था। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 10th क्लास का कंटेंट थोड़ा सा और ज़्यादा होगा तो पढ़ाने में और मज़ा आएगा, टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, बच्चे को थोड़ा सा और अच्छा हम पढ़ा सकते हैं। सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो मतलब थोड़ा सा लेंदी रहेगा, तो हमारे पास ज़्यादा कंटेंट रहेगा, ज़्यादा चैप्टर रहेंगे पढ़ाने के लिए। 10th क्लास के हिसाब से सीबीएसई के पास जब सीबीएसई जो बुक लगा रही है एनसीईआरटी की, उसमें अब कम चैप्टर्स बचे हैं, उसके टॉपिक भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिए। जो 2021 में कोरोना इन्फेक्शन के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा जब कोरोना फैल गया था उस टाइम से जब रिड्यूस हुआ है, वो रिड्यूस हो ही गया है, उसको ऐड किया ही नहीं है। अब क्यों नहीं किया इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन स्टिल चलिए, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। ठीक है, कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड से इधर को जा रही है ना, और इलेक्ट्रॉन नीचे को आ रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन नीचे को आ रहा है का क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ। किसी भी सर्किट में बेटा एक बात समझो कि जैसे मान लो बल्ब लगा हुआ सर्किट है
और इसमें मेरे पास एक बैटरी है। तो बैटरी में एक सेकेंड है बेटा, एक सेकेंड, बैटरी में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, प्लस है माइनस है, ठीक है। चलो अगर 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 प्लस वाले से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, प्लस वाले से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, तो माइनस वाले से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, ठीक है। तो करंट अगर इधर जा रहा है, सुनना बेटा, अगर करंट इधर को भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर को भागेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है बेटा? अपोजिट होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अर्थात वत्स, सुनो, कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। तो हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ रहा है तो करंट कहाँ जाएगा बेटा? करंट ऊपर जाएगा। तो भैया देखो ऐसा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है और करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है, करंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा? करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो सुनो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, करंट ऐसा, मतलब करंट ऐसे ऊपर को जा रहा है, जैसे लेफ्ट हैंड है, फिर से समझा दे रहा हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, ठीक है, करंट ऐसे ऊपर को जा रहा है, देखो ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसा ऊपर है, सुनो ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गया, करंट ऐसा ऊपर गया, तो थंब कहाँ खोलेगा? थंब मेरा बोर्ड की साइड को, मतलब या आपकी बुक जो है ना, बुक के अंदर खोल रहा है। फिर समझाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, करंट ऐसे ऊपर है, तो थंब कहाँ खोलेगा बेटा? थंब बोर्ड की तरफ खुल रहा है ना, थंब बोर्ड की तरफ मतलब बुक की तरफ खुलेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा? इनटू द पेज, जो हमारा थंब खुलेगा वही पूछ रहा है। एन इलेक्ट्रॉन इंटर द मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन है जो एंटर कर गया मैग्नेटिक फील्ड में, आप ये बताओ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट, ये हमें पता है, हमने नया डायग्राम बनाया, नया डायग्राम बनाने के हमें ये पता चला जो फोर्स है वो पेज के अंदर लगेगा, मतलब जो फोर्स है वो बोर्ड के अंदर लगेगा या इस स्लाइड के अंदर लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, फिर बहुत इजी है, आंसर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम एक अलग से वीडियोस पे बना देंगे, ठीक है। चलिए मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, कैसे मैग्नेटिज्म यूज करते हैं मेडिसिन में या मेडिकल फील्ड में, है ना। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑलवेज प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अभी जो हम दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें एक फंक्शन या एक काम परफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो भी हमारे नर्व इम्पल्सेस हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो हमारे नर्व्स हैं, है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं। व्हेन वी टच समथिंग आर नर्व कैरी एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो हमारी जो नर्व है, नर्व सेल्स होता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में है ये है। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को लेके जाती हैं, ठीक है। जो नर्व सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके जाते हैं। जो मसल होता है, टू द मसल वी नीड टू यूज दिस इम्पल्स प्रोड्यूस टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, ठीक है। दिस फील्ड्स आर वेरी वीक, बहुत ऐसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत होती है। दे आर अबाउट 1 बिलियंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 1 बिलियंथ होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, 1 बिलियंथ होता है। मेन 2 ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे मेन 2 ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, 2 मेन ऑर्गन है, इनके अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये लिखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ बेटा? आगे पढ़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी बेसिक कंटेनिंग इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द बॉडी फ्रॉम द बेसिस ऑफ इमेजिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का इमेज निकाल के दे देते हैं, जिसको हम एमआरआई कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर बोलता है ना आप एमआरआई करा लीजिए। एमआरआई मतलब क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या बोलते हैं बेटा उसको? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एनालिसिस ऑफ दीज इमेजेस हेल्प मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल मतलब डायग्नोसिस मतलब होता है जांच करना, है ना, वो मेडिकल की जो जांच होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए हमारे पास लास्ट टॉपिक आज का हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कैसे काम करती है वो आज हमें जानना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे घर की इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इलेक्ट्रिक पावर कहीं ना कहीं से रिसीव करती है। वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक पावर को रिसीव
रिसीव करता है थ्रू अ मेन सप्लाई, किसी भी एक मेन सप्लाई से, ठीक है। अब मेन सप्लाई कहाँ से आता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें से मेन सप्लाई, मतलब पहले हमारे घर के खंबे तक आएगा, खंबे के बाद हमारे घर पे आ जाएगा वायर के थ्रू। वन ऑफ द वायर, अब इसमें जो वायर है, इस वायर में से जो एक वायर है उसको हम कहते हैं लाइव वायर। एक जो वायर है उसको क्या बोलते हैं बेटा, लाइव वायर। जो आपने लाल कलर का तार देखा होगा, जो आपने लाल कलर का तार देखा होगा, वो जो रेड कलर का तार होता है ना, वो लाइव वायर होता है। जो रेड कलर का वायर होता है ना बेटा, वो कौन सा वायर होता है, वो लाइव वायर होता है, ठीक है। अनदर वायर, जो दूसरा वायर होता है, ठीक है, लिखा है ना अनदर वायर, जो दूसरा वायर होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, जो कि नेगेटिव होता है, ठीक है। जो न्यूट्रल वायर होता है बेटा, वो कैसे कलर का होता है, ब्लैक इंसुलेशन होता है उस पर। ब्लैक इंसुलेशन मतलब ब्लैक कलर का कवर चढ़ाते हैं, जैसे पेन पे ब्लैक कलर है ना, सेम इसके अंदर वायर रहता है, इसके ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए, इन आवर कंट्री पोटेंशियल डिफरेंस इज 220। हमारे पूरे देश में जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया जाता है वो मेनली 220 वोल्ट का होता है। दीज वायर पासेस इनटू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू द मेन फ्यूज। मेन फ्यूज के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आ जाते हैं। द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड द लाइव वायर इन द हाउस। These wires supply electric to separate circuit within the house। ये सर्किट क्या करता है, सेपरेट जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास जैसे 3 वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। ये घर के बोर्ड फ्यूज में आता है, घर का बोर्ड फ्यूज है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल बोर्ड फ्यूज है जो खंभे पे लगा होता है, ठीक है। खंभे के बाद हमारे घर के मीटर में आता है फिर ये, ठीक है। घर के मीटर के बाद एक चीज लगी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा उसको, फ्यूज। जो एमसीबी लगी होती है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ पे लगा होता है, फ्यूज लगा होता है, ये वो बॉक्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में 3 फ्लोर है, तो तीनों फ्लोर के लिए अलग अलग बन जाएंगे बॉक्सेस एमसीबी के। फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कमरे के अंदर हो जाए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कमरे के लिए, सेकंड कमरे के लिए, थर्ड कमरे के लिए। तो यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइव वायर का और जो न्यूट्रल वायर का, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से अलग अलग हो गया। जो रेड वाला है ये लाइव वायर के लिए है, रेड वाला लाइव वायर के लिए है, और जो ब्लैक वाला है ये न्यूट्रल वायर के लिए है, ठीक है। किसके लिए बेटा, न्यूट्रल वायर के लिए। और यहाँ से कनेक्शन अलग चला जाता है। और बाकी जो ये वायर है हमारे पास, ये अर्थिंग का वायर है, ठीक है। कौन सा वायर है बेटा, ये अर्थिंग का वायर है। ये अर्थिंग का वायर सारे कनेक्शंस के अंदर जो मोटा वाला प्लग होता है ना, उसमें होता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इन वायर, जो अर्थिंग का वायर है, जो बाकी जो वायर है, इनका काम क्या है, फ्यूज का काम क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है। ये 3-4 टॉपिक अभी हमें 5-10-20 मिनट जो भी वीडियो चलेगा उसमें जानने हैं। बहुत अच्छे से ध्यान लगा के सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 2 सेपरेट जो सर्किट्स हैं उनके अंदर, एक सेकंड बेटा है ना, 2 separate circuits are used, one of 15 ampere rating of appliances while higher power rating such as geyser, air cooler etc। हमारे यहाँ 2 सेपरेट सर्किट का यूज किया जाता है। एक ऐसी सर्किट का यूज किया जाता है जहां पे हम 15 एम्पियर की रेटिंग वाले करंट को दे सकते हैं। जैसे मान लो हमें कहीं करंट देना है और वहां पर जैसे गीजर लगा है, एयर कूलर लगा है, एयर कंडीशनर लगा है, ठीक है। ऐसी जगहों पे जब हम देते हैं, वहां पे ऐसे मतलब पॉइंट देते हैं, तो 15 एम्पियर करंट वाला पॉइंट देते हैं ना, अलग अलग पॉइंट होते हैं। वे जो छोटे मोटे सर्किट होते हैं जहाँ पे पंखा ये सब चलाना है, वहां पे 5 एम्पियर करंट का रेटिंग वाला, जैसे बल्ब चलाना हो, फैन चलाना हो, छोटा मोटा चीज चलाना हो, इन सब के लिए 5 एम्पियर वाला रेटिंग लगता है। द अर्थ वायर, जो हमारा अर्थिंग का वायर है, उसके ऊपर ग्रीन इंसुलेशन होता है। कौन सा इंसुलेशन होता है बेटा, ग्रीन इंसुलेशन होता है। मतलब ऐसा नहीं है, वायर तो लगभग सब सही है, लेकिन हमें याद रहे, हम समझ जाए कि हाँ ये अर्थिंग है, ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सब वायर है सबका अलग अलग हमने कलर दे दिया है पहले से, है ना। चलिए, इज यूजुअली कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट। ये किससे कनेक्टेड होता है, मेटल प्लेट से। चलिए इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। देखिए वही कहना चाह रहा है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक आयन यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या यूज कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक आयन यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ और मेरे से बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए मान लीजिए प्लास्टिक का ऊपर सब दिया हुआ है, ऐसे पकड़ के, नीचे वाला है मेटल का है। यहाँ पे जो मेनली होता है ये निक्रोम का बना होता है। ये निक्रोम की प्लेट्स रहती हैं इसमें, ये निक्रोम की प्लेट है, ठीक है। NiCHROM निक्रोम प्लेट है। अब निक्रोम प्लेट, यहाँ से वायर का कनेक्शन होता है। एक सुनो बेटा, 3 वायर जाते हैं रेड, कोई कितने वायर जाते हैं बेटा, 3। एक जाता है ब्लैक वायर, एक जाता है रेड वायर, एक जाता है रेड वायर, और एक जाता है ग्रीन वायर। एक क्या जाता है बेटा, ग्रीन वायर। ये 3 वायर यहाँ से जाते हैं, ठीक है। अब जो ये वायर जा रहे हैं, बाद में तो इन पे इंसुलेशन लग जाता है। बाद पे क्या लग जाता है बेटा, इन पे
इंसुलेशन लग जाता है। इंसुलेशन मतलब ये वायर है, वायर के ऊपर ये ब्लैक कलर का इंसुलेशन है और उसके ऊपर भी एक व्हाइट कलर का इंसुलेशन लग जाता है, ठीक है। अब ये वायर इसके अंदर जा रहा है, अब ये जो वायर है ये प्लग में जाके लग जाएगा। ये वायर कहाँ जाके लगेगा बेटा? ये वायर सीधे प्लग में जाके लग जाएगा। अब ये वायर जैसे प्लग में जाके लगेगा तो प्लग में 3 जगह होती है, 1 2 3। अब जो ऊपर वाला प्लग होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है। जो ऊपर वाला प्लग होता है, जो ऊपर वाला प्लग होता है वो प्लग थोड़ा सा क्या रहता है बेटा? मोटा रहता है, ठीक है। ये प्लग थोड़ा सा ऐसा मोटा रहता है, मैंने ज्यादा एक बना दिया लेकिन ठीक है। तो होता क्या है, जो ग्रीन वाला वायर ना, जो ग्रीन वाला वायर है वो ग्रीन वाला वायर इसमें जाके लग जाता है। जो हमारे रेड और ब्लैक वायर है, जैसे ये रेड वायर है, ये रेड वाला वायर यहाँ जाके लग जाएगा। और जो ब्लैक वाला वायर है उसका कनेक्शन, इन सब के कनेक्शन ही ऐसे किए जाते हैं, ये ब्लैक वाला वायर यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब होता क्या, सुनो, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनका मेटेलिक बॉडी है, जिनका बॉडी कैसा है बेटा? मेटेलिक, METALLIC, जिनका मेटेलिक बॉडी है ना, जिनका मेटेलिक बॉडी है, वो मेटेलिक बॉडी में क्या होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक आयन है, इलेक्ट्रिक आयन के सरफेस पे ढेर सारे चार्जेस होते हैं। उन चार्जेस को, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक आयन प्रेस कर रहे, प्रेस से तो गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयन जो होता है वो गर्म हो जाता है। अब गर्म तो होता ही है लेकिन उसके बॉडी, जो मेटेलिक बॉडी है उसके ऊपर प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जब भी हम इसको छुएंगे, जब भी मतलब हमारा कनेक्शन एक पैर अर्थ पे होगा और एक अगर हमने यहाँ पे छू दिया इसको, तो वो जो चार्जेस है वो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे बॉडी में से होके गुजर जाएगी, ठीक है। तो हम करते क्या है, इससे बचने के लिए हम लगा देते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर बेसिकली करता क्या है, अर्थ वायर, जो अर्थ वायर होता है, एक सेकंड बेटा, है ना, जो अर्थिंग का वायर होता है, जो अर्थिंग का वायर होता है वो मेनली बॉडी सरफेस पे जाके कनेक्टेड होता है। अर्थिंग का वायर कहाँ कनेक्टेड होता है बेटा? मेनली वायर ये बॉडी सरफेस पे जाके कनेक्टेड होता है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ट्रेवल कर जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ट्रेवल कर जाएंगे ये हरे वाले वायर से। सारे पॉजिटिव चार्जेस एक टाइम पे जाके ये मोटे वाले गोले पे जाएंगे, जो 3 प्लग होता है ना, 3 प्लग मोटे वाले गोले पे जाएंगे और वहां से ये सारा का सारा ये जो ये वायर होता है, ये वायर कहाँ पे कनेक्टेड होता है बेटा? ये मतलब मेन एमसीबी में, एमसीबी के बाद ये कहाँ कनेक्टेड होता है? अर्थ में, मतलब ट्रांसफॉर्मर पे एक ऐसे वायर रहता है, देखना वो अर्थिंग में घुसा हुआ रहता है, अर्थ में घुसा हुआ रहता है, इसी को हम अर्थिंग कहते हैं। मतलब जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस हमें यहाँ दिख रहे हैं मेटल के सरफेस पे, वो सारा का सारा जो चार्ज है वो ले जाके अर्थ के अंदर डाल देगा। क्लियर हो गया? चलिए, इसे हम अर्थिंग का वायर कहते हैं। तो जो भी हमारे पास मेटलिक डिवाइसेस, आप देख लो आपके घर में कौन कौन सा मेटलिक डिवाइसेस, सबके ऊपर आपको 3 प्लग वाला मिलेगा। ये सब कितने प्लग वाला मिलेगा बेटा? 3 प्लग वाला मिलेगा, ताकि आपको उसका करंट ना लग जाए, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलिए, जितने भी मेटलिक सरफेस के डिवाइसेस होते हैं वो सारे आपको बेटा ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? जिनमें 3 प्लग होंगे। अब 3 प्लग क्यों होता है समझ में आ गया? वैसे देखो, कुछ जैसे चार्जर है हमारा, चार्जर में तो 2 ही प्लग होता है, चार्जर होता है तो फाइबर का ऊपर से, कोई मेटलिक चार्जर नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई भी डिवाइस जिनमें 3 प्लग होता है वो मेटलिक बॉडी का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए, तो वो जो एक्सेसिव चार्ज उसके सरफेस पे आया है वो आपको करंट ना लगा दे, इसीलिए वो सारे चार्जेस को पकड़ के अर्थ के अंदर डाल देता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे करना क्या होता है आपको, देखिए, इट इज यूज एज अ सेफ्टी मेजर। किसके थ्रू जैसा यूज किया जाता है बेटा? एज अ सेफ्टी मेजर यूज किया जाता है। ठीक है, सेफ्टी मेजर मतलब ये आपको बचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दोज एप्लीकेशन दैट हैव अ मेटलिक बॉडी, इनका मेटलिक बॉडी होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर, इन सब में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, द मेटलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। मैंने पहले बता दी, जो मेटलिक बॉडी है ये अर्थ वायर से कनेक्टेड होता है। अर्थ वायर से कनेक्टेड होकर प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ टू द करंट, और वो कंडक्टिंग पाथ को लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जो वायर लो रेजिस्टेंस वाला होगा, चार्ज वहीं से दौड़ के भाग जाता है। ठीक है, इट इज इंश्योर दैट द एनी लीकेज ऑफ करंट, किसी भी मेटलिक बॉडी से अगर होती है तो अप्लायंसेस में से, तो ये जो पोटेंशियल है ये अर्थ में ले जाके डाल देता है। द यूजर मे नॉट सर्व एनी इलेक्ट्रिकल शॉक, और उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से वो बच जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो इस प्लग में तुमने इलेक्ट्रिक आयन लगाया है, इलेक्ट्रिक आयन बेटा वेट है ना, एक सेकेंड, जो इलेक्ट्रिक आयन आपने यहाँ इसमें से कनेक्ट करके लगाया था, इलेक्ट्रिक आयन के सरफेस पे जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, सारा का सारा एक्स्ट्रा चार्ज ये ग्रीन वाला वायर लेके निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, वो कहीं भी देखो हमारे खंबे पे भी कनेक्टेड नहीं होता, वो सीधे कहाँ कनेक्टेड होता है बेटा? ट्रांसफॉर्मर में ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया वो समझते हैं। ठीक है, in this separator circuit different appliances can be connected across the live or neutral wire. ठीक है, each appliances has separate on and off switch, सबका appliances का अपना अलग अलग on and off switch होता है।
ठीक है, हर एक अप्लायंसेस का अपना अलग अलग ऑन एंड ऑफ स्विच होता है, नहीं तो फिर आप एक स्विच दोगे तो एक बटन ऑन करोगे तो सारा कुछ ऑन रहेगा हमेशा, ठीक है। चलिए, सो दैट ईच अप्लायंसेस हैज इक्वल पोटेंशियल, तो इससे समझ में आता है कि हर एक अप्लायंसेस का जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है। दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल में ही क्यों कनेक्टेड होते हैं, इसका फायदा मैंने आपको बता दिया था। इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है पैरेलल में, एक डिवाइस जलाएंगे तो एक ही डिवाइस चलेगा, जिस डिवाइस को चलाना है उसके बटन ऑन करेंगे। एक डिवाइस अगर खराब हो गया तो सारा का सारा घर का इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। फ्यूज क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, जब भी हाई करंट आता है ना, तो मान लो जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, ज्यादा करंट आ गया, तो जैसे ही करंट की वैल्यू हाई करोगे तो करंट का वैल्यू जैसे हाई किया तो हीट बढ़ जाएगा। अब जैसे ही हीट बढ़ेगा तो जो हमारे घर के वायर हैं, वायर हो सकता है मेल्ट हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए या कुछ भी आग वाग लग जाए, तो उस कंडीशन में करते क्या है, हम एक फ्यूज वायर लगा देते हैं। फ्यूज वायर क्या करता है वो समझो। देखो यहाँ पे हमारे जो मेन सर्किट है, मेन सर्किट के पहले ही एक फ्यूज वायर लग जाता है। फ्यूज वायर एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है। फ्यूज वायर क्या होता है बेटा, एक लो रेजिस्टेंस वायर। जैसे यहाँ पे एक फ्यूज वायर लगा दिया बॉक्स में, देखो ये हमारा मेन बॉक्स है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी आगे जाएगी ये वायर के थ्रू इस वाले बॉक्स में। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, फ्यूज लगा दिया। अब क्या होता है, फ्यूज एक लो फ्यूज क्या है बेटा, एक लो रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। कैसा रेजिस्टेंस वायर है बेटा, लो रेजिस्टेंस वायर है। लो रेजिस्टेंस वायर है, ये इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्ट भी इजीली हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हाई करंट, जैसे ही गलती से इससे हाई करंट जाएगा, ठीक है, जैसे ही गलती से इससे हाई करंट जाएगा तो हाई करंट जैसे इससे ट्रेवल करेगा तो ये जो वायर है इसका हीट बढ़ेगा। जैसे ही करंट बढ़ाने पे हीट बढ़ता है ना, ये हमने कहाँ पढ़ा था, जूल्स हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था। H = I² RT, H = I² RT। जैसे ही आप टेम्परेचर, जैसे ही आप करंट बढ़ाएंगे वैसे हीट क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही हीट बढ़ेगा तो ये जो वायर है, ये जो वायर यहाँ पे रखा हुआ है, ये वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये वायर मेल्ट हो जाएगा। ये वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये वायर हमारे पास से मेल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो वायर क्या हो जाएगा बेटा, वायर मेल्ट हो जाएगा। चलिए एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ चलिए। वायर मेल्ट हो जाएगा। प्रिवेंट द डैमेज ऑफ अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू द ओवरलोडिंग, ठीक है। अब जो हमारे अप्लायंसेस हैं वो ओवरलोडिंग से खराब ना हो जाए। ओवरलोडिंग क्या होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक सॉकेट है, एक सॉकेट से अगर मैं ज्यादा डिवाइसेस लगा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक सॉकेट है यहाँ पे, एक सॉकेट से अगर मैंने ज्यादा डिवाइसेस एक ही बार में लगा लिए, इसी सॉकेट से या एक जगह पे अगर मैंने ज्यादा डिवाइसेस लगा लिए, तो ये सॉकेट मेरे पास भाई ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट की मांग करेगा, क्योंकि भाई एक जगह से अगर ज्यादा डिवाइसेस चल रहे हैं तो वो सॉकेट ज्यादा करंट खींचेगा, तो वहां ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आएगा, तो हीट बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जो हमारे पास एक सेकंड है ना, जो हमारे पास ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग कैन अकर, कब क्या होता है बेटा, ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू द डायरेक्ट कांटेक्ट। अब क्या होता है, इस चक्कर में जो लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो जब मान लो कांटेक्ट में आ जाएगा, जब भी ये दोनों चीज कांटेक्ट में आएगा। अब लाइव वायर न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में कैसे आएगा, देखो सुनो। जो हमारे पास लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है, दोनों में इंसुलेशन लगा होता है, ब्लैक कलर का और रेड कलर का। अब मान लो कभी कभी जैसे ओवरलोडिंग हो गया, ओवरलोडिंग से हीट हो गया तो वायर मतलब गर्म हो गया, वायर जैसे गर्म होगा तो जो ऊपर का इंसुलेशन है ना वो पिघल जाएगा। ऊपर का इंसुलेशन पिघल गया, मान लो दोनों वायर का इंसुलेशन पिघल गया। अब जैसे दोनों वायर का इंसुलेशन पिघला तो दोनों वायर चिपक जाएंगे आपस में। इंसुलेशन पिघल गया, मान लो गलती से दोनों वायर चिपक गए और करंट रह गया उस कंडीशन में, तो जो लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर, मतलब जो रेड वायर, एक मिनट, जो ब्लैक वायर है, सुनना बेटा, जो ब्लैक वायर है और जो रेड वायर है, अगर ये दोनों आपस में गलती से मिल गए, मतलब इनका इंसुलेशन निकल गया, सुनना, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर का इंसुलेशन निकल गया, निकलने के बाद अगर दोनों वायर आपस में चिपक गए तो यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दिस अकर व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज एंड देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंसेस, और अप्लायंसेस में फॉल्ट हो जाएगा, द करंट इन द सर्किट्स अब्रप्टली इंक्रीजेस। और इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, करंट अब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा, बहुत ज्यादा करंट इंक्रीज कर जाएगा। जैसे करंट इंक्रीज करेगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, शॉर्ट सर्किटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसे शॉर्ट सर्किटिंग बोलेंगे। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज है वो हम इसीलिए करते हैं। मान लो कभी भी ओवरलोडिंग हुई, ओवरलोडिंग मतलब ज्यादा कहीं डिवाइस लग गया तो हीट बढ़ेगा,
तो वहाँ पे लो रेजिस्टेंस वायर लगा है, वायर पहले मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वायर मेल्ट हो गया, बीच में से वायर टूट जाएगा। जैसे ही ये वायर बीच में से टूट गया, करंट आगे किसी में जाएगा ही नहीं। अरे आगे जो हमारे पास अलग अलग स्विचेस लगे हैं, उन स्विचेस में करंट जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो हो गया, हम हमारे जो पूरा का पूरा घर का सर्किट है, वो सर्किट हमारा बच गया। ठीक है, जो पूरा का पूरा सर्किट है, वो सर्किट क्या हो गया, बच गया। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। जो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट है, उस हाई इलेक्ट्रिक करंट से बचाने के लिए ये चीज बहुत अच्छी होती है। जो जूल हीटिंग इफेक्ट है, मैंने अभी आपको समझा दिया, दैट टेक प्लेस इन द फ्यूज मेटल एंड ब्रेक डाउन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। और वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को मतलब यही ब्रेक कर देती है। जब ब्रेक ये हो गई तो आगे करंट नहीं जाएगा। ओवरलोडिंग जो है, दैट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सटेंडेड हाइक ऑफ सप्लाई ऑफ वोल्टेज। कभी कभी ओवरलोडिंग भी हो सकती है। मान लीजिए घर के अंदर ज्यादा डिवाइसेस चल रहे हैं, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल भी वो खींच सकता है। समटाइम ओवरलोडिंग कैन कॉज कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। एक सॉकेट में अगर ढेर सारे अप्लायंसेस लगाएंगे तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, चलिए, आई होप कि मैंने ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो के एंडिंग तक आए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस चैप्टर की हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। अपने जो भी साथ वाले हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, सबको शेयर कीजिए, दैट हम उनको एनसीईआरटी तो एटलीस्ट पढ़ा ही सकें। बाकी और भी अदर चीज़ें हम लेके आएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, कैसे बोर्ड्स में कॉपी लिखना है, कैसे मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, लास्ट ईयर का पैटर्न क्या था, इस साल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट ईयर के एमसीक्यू, लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स, बहुत कुछ अभी हम आपको सॉल्व कराएंगे इस चैप्टर, इस पूरे के पूरे चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने वीडियो आखिरी तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।